बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर वाफ़ियत से होंगे। आपका भाई एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। यह आपके सामने प्लेलिस्ट शो हो रहा है जिसमें तमाम चैप्टर्स के डे बाई डे लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने गाज़ी ज़ोलॉजिस्ट चैनल ओपन सर्च करके एक क्लास 12th पाकिस्तान स्टडी फेडरल बोर्ड ये वाला प्लेलिस्ट आप लोगों ने ओपन कर लेना है। तो आप लोग डे बाई डे डेली बेस पे जितना आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, जो आपको लेक्चर देखना हुआ तो आप डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट से वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे तमाम लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आज हमने पढ़ना है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कि पाकिस्तान का जोग्राफिया बेटा क्या है। ठीक है, तो जियोग्राफिक सबसे पहले बात हो रही है जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान किस ज़मीनी हवाले से किस जगह पे मौजूद है। अब लोकेटेड इन साउथ एशिया, इनिशियली तो ये है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में मौजूद है। बॉर्डरिंग द अरेबियन सी, बेटा आप इस साइड से देख रहे हैं कि ये अरेबियन सी मौजूद है, उसको ये बॉर्डर कर रहा है। बिटवीन इंडिया ईस्ट बेटा एंड ईरान एंड अफगानिस्तान बेटा वेस्ट। अब ये जो ईस्ट वाली साइड है बेटा, इस साइड पे इंडिया है, और ये जो वेस्ट वाली साइड है बेटा, यहाँ पे क्या है, ईरान और अफगानिस्तान है बेटा। अब चाइना से बेटा ये नॉर्थ में कनेक्टेड है। ठीक है, इस साइड पे गिलगित बल्तिस्तान चाइना के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब इसका अगर टोटल एरिया की बात की जाए बेटा, ये 7,96,096 किलोमीटर है बेटा। अब फर्दर इसके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड साइज़ की बात करें बेटा, तो पाकिस्तान जो लैटिट्यूड में बेटा जो लाई करता है वो 24.35 है। एंड उसके बाद जो 30 मतलब इसके दरमियान है 37.05। अब बेटा अगर ये आपके पास मैप है, अब मैप में बेटा क्या होता है, इस साइड पे ये डायरेक्शन ये है एक्चुअली लैटिट्यूड का, ये किस क्या लैटिट्यूड का। ठीक है, चलें दोनों एल से स्टार्ट होते हैं, तो चले मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ कि ये बेटा क्या है लैटिट्यूड। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर बेटा आप इस साइड से यूँ बात कर लें इस मैप की, तो बेटा ये क्या है लॉन्गिट्यूड है। तो अब लैटिट्यूड में मतलब पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है 24.35, और इसी तरीके से जो ना इस से स्टार्ट होता है और 37.05 तक बेटा ये ख़त्म होता है। और ये एन का मतलब यहाँ पे बेटा नॉर्थ है। ठीक है, ये साउथ और नॉर्थ, और ये ईस्ट और वेस्ट बेटा। ठीक है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, और ये क्या बेटा वेस्ट। ठीक है, तो अब बेटा लॉन्गिट्यूड की आप बात कर ले तो ये 61 डिग्री से 78 डिग्री जो है ना ईस्ट वाली साइड पे बेटा ये पाया जाता है। आप अगर आप पाकिस्तान के टोटल लेंथ की बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो वो कितना होता है बेटा 1600 किलोमीटर होता है। और अगर आप इसके वेथ की बात करें तो वो क्या है 885 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, अब अगर आप इस कोस्ट लाइन की बात करें, ये जो ये कोस्ट लाइन मतलब जो अरेबियन सी के साथ बेटा जो कनेक्टेड है इंडियन ओशन में, तो उसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी है 1046 किलोमीटर बेटा। ये लेंथ यहाँ से बेटा ऐसे लेंथ की बात कर लें, ये वाला लेंथ है, तो ये जो ये लेंथ है ये बेटा कितना है वो ये 1600 किलोमीटर है। और उसके बाद ये जो कॉस्ट लाइन वाला रीजन है, यहाँ से अगर इसकी आप लेंथ की बात करें ये कितना है 1046 किलोमीटर है बेटा। अब इस साइड पे अगर इस वेथ की इसकी बात कर लें बेटा, ये मतलब ये जो ये ईस्ट टू वेस्ट, या अगर आप एवरेज भी निकाल लें तो वो यहाँ पे मतलब जो शो हो रहा है बेटा वो कितना है 885 शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद फर्दर बेटा बॉर्डर्स एंड नेबर्स की बात कर लें, कि अब पाकिस्तान के नेबर साइड पे बेटा क्या मौजूद है, ईरान मौजूद है। ठीक है, जो कि 909 किलोमीटर बेटा वेस्ट साइड पे ये बलूचिस्तान के साथ कनेक्ट होता है बेटा ये। अब उसके बाद अफगानिस्तान की बात कर ले बेटा, उसके साथ एक लॉन्गेस्ट बेटा बाउंड्री है ये वाली। ठीक है, ये तो अब ये अफगानिस्तान के साथ बेटा जो ये बाउंड्री है ये कितना, इसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी है 2252 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है। और ये एक्चुअली वजह क्या है कि इसके दरमियान में जो ये बेटा ये जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन का नाम है ड्यूरेंट लाइन। अब ये सर ड्यूरेंट ने बेटा जो ना अफगानिस्तान के किंग के साथ मिलकर जो ना ये बाउंड्री का तयन किया था बेटा 1893 में। तो इस वजह से बेटा इस लाइन को नाम दिया जाता है, ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया जाता है। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, लाइन। अब उसके बाद ये बेटा मेरे ख्याल से अब्दुल रहमान थे बेटा, नाम उनका मुझे क्लियरली नहीं है, इस चीज़ को देख लीजिएगा, अब्दुल रहमान। ठीक है, और जो ना सर ड्यूरेंट, तो इन दोनों के दरमियान में बेटा ये क्या हुआ था, ये बाउंड्री की जो ना डिवीजन हुई थी। अब बेटा इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो कितना है 2912 किलोमीटर ईस्ट साइड पे बेटा, ये यहाँ से आप अगर इसकी बात कर लें बेटा, ये टोटल जो एरिया है इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो 12 किलोमीटर बेटा। अब ताजिकिस्तान की बात कर लें बेटा, इस साइड पे मौजूद है। अब एक्चुअली ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली एक बीच में ऐसे समझ लें वाखान कैरिडोर है बेटा, जो अफगानिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, वाखान कॉरिडोर बेटा किसके कब्जे में है, अफगानिस्तान के कब्जे में है। और उसी उसी से अवे जो है ना क्या मौजूद है यहाँ पे, अगर आप कह लें इस साइड पे डायग्राम में बच्चे,
अब ये 20 किलोमीटर का फॉर एग्जांपल मैंने ये स्ट्रेट बनाया। अब इस 20 किलोमीटर अवे क्या मौजूद है बेटा, यहाँ पे ताजिकिस्तान मौजूद है। अब ये जो वाखान कॉरिडोर है बेटा, ये एक्चुअली अफगानिस्तान के कब्जे में है। अब फर्दर जो ना आप चाइना की बात कर लें बेटा, 6 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट बेटा। अब ये जो ये क्या लें, ये जो ये नॉर्थ ईस्ट वाली जगह पे जो मतलब जो लेंथ है इस साइड पे चाइना मौजूद है। अब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में कौन से कराकोरम माउंटेन्स मौजूद है बेटा। हाँ बेटा, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लें, पाकिस्तान एक्चुअली साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के दरमियान में एक ब्रिज है। अब ये इसका रोल इन ट्रेड, ट्रांजिट, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी, एक तो बेटा कनेक्शन में इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान का, दूसरा मतलब पाकिस्तान से लोग जो है ना, अब फॉर एग्जांपल बेटा आप बात कर लें अफगानिस्तान बेटा, अफगानिस्तान का अपना कोई भी ऐसा ये एक लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान, और उसका कोई पोर्ट नहीं है। अब पोर्ट के लिए चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स बेटा वो पाकिस्तान का एरिया इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बेस पे वो टैक्स वगैरह पे करते हैं। और चाइना भी तो बेटा आपको पता है गवादर पोर्ट तक जो है अपना जो सी पैक का मकसद जो है कंप्लीट कर रहा है, ऑफ कोर्स बेटा वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, तो यही चीज़ है बेटा कि पाकिस्तान में ये जो मतलब ये ट्रेड वगैरह या ट्रांजिट, मतलब एक जगह से चीज़ें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बिटवीन कंट्री शिफ्ट करना, या एनर्जी के हवाले से, या आप बात कर लें कनेक्टिविटी के हवाले से, पाकिस्तान का एक बेसिक रोल है। ठीक है, अब आप पाकिस्तान के सी पोर्ट्स की बात कर लें, कराची जो पोर्ट कासिम है बेटा, बिन कासिम। ठीक है, अब इसी तरीके से गवादर पोर्ट की बात कर लें बेटा, जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान में कनेक्टिविटी करता है बेटा। ठीक है, अब उसके बाद इनका पर्पज़ क्या होता है बेटा, गुड्स को लेके आना, स्टोर करना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बेटा जब शिपमेंट होती है तो ऑफकोर्स पहले स्टोर होती है या एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट होती है बेटा, तो इसमें जो ना इन तमाम जो पोर्ट्स वगैरह बेटा उनका मेजर रोल होता है। अब लिंक टू नॉर्थ अटलांटिक एंड पैसिफिक ट्रेड रूट्स बेटा, अब पाकिस्तान का ऑफकोर्स बेटा हम जिस इस रूट मैप की बात कर रहे हैं ये वाला, अब ये अरेबियन सी है बेटा। अब यहाँ से बेटा पाकिस्तान दो रूट के जरिए ऐसे समझ लें ट्रेड करता है। अब एक बेटा क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड रूट। ठीक है, अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड रूट के जरिए बेटा ये नॉर्थ ईस्ट यूएसए और नॉर्थ वेस्ट बेटा यूरोप के साथ क्या करता है, ट्रेड करता है। और अब ऑफ कोर्स बेटा ये कौन सा, अटलांटिक ओशन में मौजूद होती हैं। अब यही जो बेटा रूट है ये राउंड अबाउट मोर देन 25% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है बेटा, कैरी करता है। ठीक है, मतलब देखें यहाँ पे बात हो रही है अटलांटिक की बेटा। ठीक है, अब अटलांटिक ओशन एक्चुअली ये एक पैसिफिक ओशन का बेटा पार्ट है। अटलांटिक ओशन किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का। अब पाकिस्तान बेटा जब भी ट्रेड करेगा वो अरेबियन सी से बेटा, ठीक है, किसे बेटा, अरेबियन सी से बेटा वो किस में जाएगा, इस अटलांटिक ओशियन में, या फिर आप बात कर ले पैसिफिक ओशन में। तो अब बेटा उसी आप कह लें ये जो अरेबियन सी, जहाँ पे आपको पता है पाकिस्तानी कोस्ट लाइन मौजूद है, पाकिस्तान के ये दो बेटा पोर्ट मौजूद हैं, कराची कासिम पोर्ट या गवादर पोर्ट बेटा। अब यही ऑफ कोर्स बेटा पैसिफिक ओशन से गुजरते हुए जो साइड पे कंट्रीज हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज या जो यूएसए के नॉर्थ ईस्ट जो एरियाज है बेटा, वहाँ पे क्या करता है पाकिस्तान, ट्रेड करता है। ठीक है, इसी मतलब ओशंस को यूज़ करके, इसे यूज़ करके। अब कौन कौन से बेटा जो मेजर गुड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं, वो पेट्रोलियम हो सकती है, केमिकल हो सकती है, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स को बेटा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब पाकिस्तान बेनिफिट्स विया यूरोप एंड यूएसए थ्रू दीज पोर्ट्स। ऑफ कोर्स बेटा यही कासिम पोर्ट और गवादर पोर्ट की बात हो रही है। पाकिस्तान इनके जरिए यूएसए और यूरोपियन कंट्री से क्या करता है बेटा, ट्रेड करता है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा जो सेकंड रूट था बेटा वो क्या था, एशिया पैसिफिक। एक क्या था बेटा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड रूट, और दूसरा कौन सा बेटा, एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट। अब इसमें क्या है कि बेटा ये जो एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट है ये पाकिस्तान को पैसिफिक ओशन कंट्रीज से कनेक्ट करता है बेटा। अब जैसे कि मैंने बच्चे आपको बताया कि पाकिस्तान, ठीक है, कहाँ, इंडियन ओशन में मौजूद है, और इंडियन ओशन के कौन से, इस अरेबियन सी में लोकेटेड है। ये आपको पाकिस्तान बेटा इस मैप में शो हो रहा है ये। ठीक है, अब बेटा इस पाकिस्तान को कौन सा सी लगता है, अरेबियन सी लगता है। अब ये अरेबियन सी एक्चुअली किसका पार्ट है बेटा, जो इंडियन ओशन है उसका पार्ट है। अब बेटा पाकिस्तान की जो ट्रेड होगी वो इस अरेबियन सी से होते हुए इस इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए बेटा ये पैसिफिक ओशन में जाएगा। अब पैसिफिक ओशन में बेटा फर्दर जो है अटलांटिक ओशन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैप पे शो नहीं हो रहा है अटलांटिक ओशन। तो अलबत्ता जो ना पाकिस्तान का ट्रेड बेटा जापान से होता है, इसी तरीके से जो ना आप साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की बात कर लें, और इस साइड पे बेटा ये मलेशिया की बात कर लें, और ये इंडोनेशिया की बात कर लें। तो अब इसी तरीके से बेटा ये फिलिपाइन की बात कर लें। अब यहाँ से बेटा इसी ऑफ कोर्स बेटा इंडियन ओशन से होते हुए बेटा ये किस में जा रहा है, ये जो ना इस पैसिफिक ओशन में जा रहा है, और पैसिफिक ओशन में मौजूद कंट्रीज के साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। अब ऑफ कोर्स बेटा पैसिफिक एशियन कंट्रीज में हमने कुछ की बात की थी, जैसे कोरिया यहाँ पे बेटा यहाँ पे इस साइड पे नजर आ रहा है, यहाँ पे कोरिया। अब इसी तरीके से बेटा इंडोनेशिया ये मौजूद है, ये वाला। अब उसके बाद फर्दर मलेशिया इंडोनेशिया के बेटा ऊपर मौजूद है। अब उसके बाद बेटा फिलीपींस, ये आपको आइलैंड्स टाइप शो हो रहे हैं बेटा, क्योंकि जो फिलीपींस है बेटा वो आइलैंड्स पर मुश्तमिल होता है। अब इसी तरीके से बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ से देख लें, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ बेटा पाकिस्तान ट्रेड करता है। और उसके बाद बेटा हांगकॉन्ग के साथ क्या करता है, ट्रेड करता है, जो कि ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है,
तो बेटा यही जो मतलब जो एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट है बेटा, वो ये यहाँ से आपको शो हो रहा है, ये जो रूट है ना ये वाला, ये एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट है, ठीक है। जिसके जरिए बेटा जो पैसिफिक ओशन में कंट्रीज जो उसके साथ जो रेलिवेंट कंट्रीज हैं बेटा, उनके साथ पाकिस्तान ट्रेड करता है। अब पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, एक्सपेंडिंग मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक रीजन बेटा। एशिया पैसिफिक रीजन जो है ना, उनमें जो है ना क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स ले जाता है और अपने मार्केट को एक्सपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट है बेटा इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल बेटा। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेटा, पाकिस्तान आपको पता है ये साउथ एशिया का गेटवे है, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट का क्या गेटवे है। तो आप ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान का ट्रेड इन तमाम जो साउथ एशियन कंट्रीज है या सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, या फिर आप बात कर लें मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ बेटा, उसका जो है एक अच्छा ताल्लुक हो सकता है, अच्छी बेटा क्या हो सकती है, ट्रेड हो सकती है। अब रिच इन नेचुरल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स बेटा आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब इसी ये जो कनेक्टिविटी है बेटा, इस कनेक्टिविटी की वजह से बेटा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बेटा इंप्रूव होता है। अब उसकी एग्जांपल, कनेक्टिविटी की एक एग्जांपल देख लें बेटा, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है बेटा। अब ये प्रोजेक्ट आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था बेटा, 2015, 20 अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुआ था नवाज शरीफ के बेटा ड्यूरेशन में, ठीक है। नवाज शरीफ इनके बेटा ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट कितने कितने का था बेटा, 46 बिलियन डॉलर का बेटा ये प्रोजेक्ट था। अब इसका काम क्या था, मकसद क्या था कि पाकिस्तानी लोगों की जो ज़िंदगी है उसको बेटा इंप्रूव करना, और चाइना को, वजह यह है बेटा पाकिस्तानी लोग ऑफ कोर्स बेटा इस चाइना के माल को पकड़ के आगे उठा के आगे बेचेंगे तो ऑफ कोर्स उनको भी फायदा होगा, और चाइना को कैसे होगा, क्योंकि माल बेटा चाइना का आ रहा है। और अगर पाकिस्तानी कोई चीज़ चाइना जाना चाहती है तो वो बेटा इस सी पैक के जरिए क्या हो सकता है बेटा, मूव कर सकता है। तो अब यही बेटा इसका पर्पस था, बिल्ड एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब बेटा रास्ता समझ ले, पाकिस्तान और चाइना का जो बेटा ऐसा समझ ले इकोनॉमिक है, उसकी उसके लिए एक दरवाजा बनाना, एक गेट बनाना जिसके जरिए वो ट्रेड कर सके, ठीक है, फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बेटा। अ पार्ट ऑफ चाइना। अच्छा, अब ये जो सी पैक है ना बेटा, ये जो ये जिस सी पैक की बात कर रहे हैं बेटा, ये बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका बेटा चाइना का एक प्रोजेक्ट है जो 150 कंट्रीज में वर्क कर रहा है बेटा। चाइना का एक प्रोजेक्ट है जो 150 कंट्रीज में बेटा ये काम कर रहा है, और ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। 2013 में बेटा मेरे ख्याल से सितंबर के मंथ में स्टार्ट हुआ था, इस चीज़ को देख लीजिएगा। सितंबर 2013 सितंबर के मंथ में बेटा ये जो प्रोजेक्ट है, ये बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेटा ये स्टार्ट हुआ था, और कितनी कंट्रीज में बेटा, 150 कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किए। और स्पेशली बेटा ये यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, यूरोपियन बेटा कंट्रीज हैं। यूरोपियन के अलावा बेटा एशियन कंट्रीज हैं, और एशियन के अलावा जो है ना आप कह लें कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है बेटा, उसमें ये प्रोजेक्ट है उसका। क्यों? ताकि जो चाइना है बेटा वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन 150 मोर देन 150 कंट्रीज में कर सके थ्रू रोड बेटा। ये एक्चुअली रोड है सारा बेटा, इतना मतलब 150 कंट्रीज में वो रोड बना रहा है, सिर्फ इस वजह से कि बेटा उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या उसकी जो बेटा ऐसा समझ लें इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हो, ठीक है। चाइना मतलब अपने लिए बेटा ये सारी चीजें कर रहा है, ऑफ कोर्स बेटा जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है बेटा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या कर रहा है, ऑफ कोर्स चेंज कर रहा है बेटा। अब सी पैक रूट एंड बेनिफिट्स की आप बात कर लें कि बेटा ये काशगर चाइना से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान के गवादर तक खत्म होता है, ठीक है, मतलब पूरा पाकिस्तान बचे इसमें आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इन्हांस क्या करता है, ऑफ कोर्स बेटा पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी, और एनर्जी प्रोडक्ट्स वगैरह जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के हैं बेटा उन पे भी बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, और ये बायलैटरल ट्रेड होगी, मतलब दोनों साइड पे पाकिस्तान की चीज़ें चाइना जाएंगी, चाइना की चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। और उसके बाद बेटा ये रीजनल इंटीग्रेशन है, जिसका मतलब ये है कि रीजनल इतिहाद जिसे आप कह लें कि अच्छा तामुन है बेटा एक दूसरे के साथ। आपको पता है करंटली भी बेटा पाकिस्तान के बहुत सारे आजकल जो है कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं चाइना के साथ, इसहाक डार में उनके साथ जो है आजकल वो लास्ट टाइम पे मेरे ख्याल से बेटा न्यूज़ चल रही थी इस बारे में। ओपन एक्सेस टू मेनलैंड चाइना। अब इससे ऑफकोर्स बेटा ये जो सी पैक है, एक तो चाइना की तरफ आप जा सकते हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट की तरफ, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। क्यों बेटा? क्योंकि ये तो वो जो अभी हमने पढ़ा बेटा बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, उसका बेटा प्रोजेक्ट है BRI का। अब BRI, ठीक है, सॉरी BRI, ठीक है। अच्छा बेटा इसको आपको पता है जो ना न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। ये सिल्क रोड को बेटा हम अगले पेज पे देखेंगे। तो इसको सिल्क रोड बेटा एक ऐसा रोड है जो बहुत सारी कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, इसी तरीके से चाइना की बात कर लें, यमन की बात कर लें, या फिर उस साइड पे बेटा बात कर लें किसकी, ईरान की बात कर लें बेटा, अफगानिस्तान की बात कर लें बेटा, उन तमाम मतलब एशियन कंट्रीज में मतलब ये कि फैला हुआ है वो, इस वजह से उसको सिल्क रोड कहा जाता है। और अक्सर जो ना सिल्क या ये काटन वगैरह की बेटा यहाँ से मतलब ट्रांसपोर्टेशन होती थी, तो इस वजह से बेटा इसका नाम भी सिल्क रोड है। और ये जो BRI है ना, ठीक है, बिल्ट रोड इनिशिएटिव, एक्चुअली इसको न्यू सिल्क रोड भी बेटा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी बेटा बहुत सारे कंट्रीज में ट्रेड की पर्पज के लिए बेटा फैलाया जा रहा है। अब बेटा हिस्टोरिक एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिंक्स अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें तो उसमें खैबर पास आ जाता है, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बेटा कनेक्ट करता है। अब खंजराब पास और कराक्रम हाईवे की बेटा बात कर लें, ये पाकिस्तान को किसके साथ लिंक करता है, चाइना के साथ लिंक करता है। अब RCD बेटा ये रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट है बेटा, ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट बेटा। अब बेटा ये जो रोड बनाया जा रहा है, ठीक है, या जो बना हुआ है, इसका क्या काम है कि ये पाकिस्तान और टर्की को आपस में क्या करता है,
मतलब ईरान और पाकिस्तान को ईरान और टर्की से बेटा कनेक्ट करता है। और उसके बाद बेटा वाघा कॉरिडोर की बात कर लें बेटा, ठीक है, वाघा बॉर्डर की बात कर लें, जो कि आपको पता है ये रोड लिंक है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बेटा। अब उसके बाद कराक्रम हाईवे की बात कर लें बेटा, इसकी जो लेंथ है वो 1300 किलोमीटर है, जिसका जो ना 88 मतलब 887 किलोमीटर बेटा क्या है पाकिस्तान में, और 413 किलोमीटर बेटा किसमें, ये चाइना में फैला हुआ है। अब अगर आप इसकी बात कर लें, बिल्ट अलॉन्ग एंशिएंट सिल्क रोड बेटा, वही एंशिएंट सिल्क रोड जिसकी मैं बात कर रहा था बेटा, ये देखें, ये बेटा इस साइड पे ये देखें, ये इंडिया है, और इस साइड पे बेटा अब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बेटा ये मशहद ईरान की तरफ फैल गया है, और ईरान से बेटा ये समरकंद की बात कर लें तो ये अफगानिस्तान है बेटा, और यहाँ से बेटा होते होते हुए फिर फर्दर जो है इस साइड पे आप देखें, अगर आगे आए तो ये बेटा यमन है, यमन से बेटा यानी ये पूरा एक शंघाई आप इस साइड पे देख लें बेटा। तो अब मतलब चाइना हो गया बेटा, इंडिया हो गया, पाकिस्तान बेटा हो गया, इसी तरीके से ईरान हो गया बेटा, अफगानिस्तान हो गया, ये सिल्क रोड जो ना ऐसे समझ लें एशियन कंट्रीज और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं बेटा उनमें क्या हुआ है, फैला हुआ है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी। तो ये जो कराक्रम या जो सी पैक का जो मतलब ये जो कराक्रम हाईवे है बेटा, ये भी उसी सिल्क रोड के साथ क्या हुआ है, बना हुआ है बेटा। अब इसकी जो मतलब कंप्लीट कब हुआ था बेटा, ये 1979 में बेटा ये कंप्लीट हुआ था कराक्रम हाईवे। और उसके बाद जो है बेटा ये कब ओपन हुआ था, मतलब ट्रेड के लिए बेटा कब ओपन हुआ था, ये 1986 में। ये कराक्रम हाईवे बेटा सी पैक का प्रोजेक्ट नहीं है, सी पैक अलग है। तो ये ऐसा समझ लें एक सिंबॉलिक चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप और ट्रेड को मेंशन करता है बेटा ये कराक्रम हाईवे। अब एयर कनेक्टिविटी की बेटा आप बात कर ले तो पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, आप जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और इसी तरीके से पेशावर, क्वेटा, मुल्तान की बेटा बात कर लें, ठीक है। तो बेटा ये क्या है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिसके जरिए बेटा पाकिस्तान इंटरनेशनली एयर के साथ बाई एयर भी क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है। पाकिस्तान लिंक्स विद वेस्ट एशिया एंड ग्लोबल मार्केट बेटा, अब इन्हीं के साथ वेस्ट एशिया में और दूसरे ग्लोबल मार्केट में बेटा इस एयर के जरिए कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टिविटी बेटा, पाकिस्तान का जब इस दुनिया के साथ कनेक्ट होगा या इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बेटा लिंक होगा, तो उससे पाकिस्तान की बेटा जो ट्रेड है वो ज्यादा होगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो सकती है, और टेक्नोलॉजी भी बेटा पाकिस्तान में आ सकती है। और उसके बाद फर्दर बेटा जियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो रिलेशन विद अदर कंट्रीज बेटा वो भी क्या हो सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं। अब उसके बाद बेटा कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है बेटा, लोग कल्चरल जो व्यूज हैं या कल्चरल एस्पेक्ट्स को बेटा देखने के लिए विजिट करते हैं। और इस दूसरे तरीके से बेटा जब लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे तो उसकी बेस पे आपको पता है बेटा रीजनल पीस भी क्या होगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब फर्दर बेटा आप बात कर ले पाकिस्तान से इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात कर लें कि पाकिस्तान बेटा एक फर्टाइल लैंड है, इसमें रिवर सिस्टम मौजूद है फॉर एग्रीकल्चर, मिनरल्स भी बेटा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लार्ज वर्क फोर्स मतलब लेबर भी बेटा बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के पास बेटा एक पोटेंशियल है कि वो एक रीजनल ट्रेड सेंटर बन सकता है और उसके बाद ट्रांजिट हब बन सकता है। ट्रांजिट हब बेटा इस वजह से कि पाकिस्तान, जैसे अभी हमने बात की बेटा अफगानिस्तान की बात की है, और इसी तरीके से बेटा आप बात कर लें सेंट्रल एशियन की बेटा, ठीक है, आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात कर लें बेटा, उसमें आप, ठीक है, उज्बेकिस्तान की बेटा बात कर लें, ठीक है। अब ये ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो क्या है जिनका अपना कोई बेटा पोर्ट नहीं है, ठीक है, अपना कोई पोर्ट नहीं है बेटा। तो अब ये कंट्रीज पाकिस्तान के पोर्ट को यूज़ करके बेटा ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ये जो यही गवादर एयरपोर्ट, गवादर सॉरी पोर्ट है या कासिम एयरपोर्ट है बेटा, अब यहाँ से मतलब वो इनके जो शिप वगैरह वो यहाँ तक आएंगे और बाई ट्रक सिस्टम बेटा क्या करेंगे या बाई ट्रेन सिस्टम क्या करेंगे, यहाँ से अपने जो प्रोडक्ट है बेटा उनको लेके जाएंगे। ऑफ कोर्स बेटा जब पाकिस्तान का लैंड फॉर ट्रेड यूज़ कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान को टैक्स पे करेंगे, और जिसकी बेस पे बेटा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रांग होगी। अब चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट, अब बेटा एक तो चीज़ क्या है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, दूसरा गुड गवर्नेंस मतलब इसको चलाने वाला सिस्टम अच्छा होना चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेटा, आपको ऑफ कोर्स बेटा इस सारे प्रोजेक्ट में स्किल्ड वर्कर चाहिए, और उसके बाद पीसफुल रिलेशन विद नेबर्स के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए जो ताकि वो आपका लैंड इस्तेमाल करें और इन रिटर्न आपको पे करें बेटा। अब उसके बाद फर्दर जो ना आप बात कर लें टूरिज्म आ ग्रोइंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से बस यही बेटा हमने आखिरी टूरिज्म को पढ़ना है। तो टूरिज्म की बात कर लें बेटा, इसमें क्या है कि आपको पता है हमारे पास बेटा एंशिएंट हेरिटेज मौजूद है, वैसे मौजूद है, आर्कियोलॉजिकल बेटा साइट्स मौजूद है पाकिस्तान में। अब ऑफ कोर्स बेटा जब टूरिज्म की अगर आप बात करें तो ये लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड करती है, और उसके बाद जो है ऑफ कोर्स टूरिज्म से बेटा क्या आता है, इनकम भी जनरेट होता है, और इंटरनेशनली बेटा क्या करते हैं पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की बेटा क्या होती है, रिकोगनीशन होती है, लोग आते हैं, विजिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बेटा। आपको पता है आजकल व्लॉगिंग वाला बेटा जो सीन है वो बहुत कॉमन है, इंटरनेशनल व्लॉगर आते हैं, इन साइट्स पे विजिट करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, जिसकी बेस पे बेटा और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। अब बेटा इस टूरिज्म के प्रोजेक्ट को बेटा कौन सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बेटा PTDC, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको रेगुलेट कर रहा है। और दूसरी तरफ बेटा आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट की आप बात करें बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान में मौजूद है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा बेटा, ये आपको इंडस सिविलाइजेशन की बेटा एक पिक्चर आपको शो हो रही है। और दूसरी तरफ बेटा गंधारा बुद्धिस्ट जो ना सिविलाइजेशन की आप बात कर लें जो टेक्सला में मौजूद है, ये बेटा जो ना ये उसका वो है, ठीक है, शेप है गंधारा बुद्धिस्ट का, ठीक है। इनका मेरे ख्याल से पूजा के लिए समथिंग ऐसा होता है उनका जो मेजर,
जैसे हिंदुओं का जो बुत होता है बेटा एक्सेट्रा, जैसे उनके अपने बुत होते हैं, तो ये बुद्धिस्ट जो उसका रिलीजन है बेटा, उनका जो ना ये बुत है, ठीक है। उसके बाद फर्दर बेटा इस्लामिक एंड मुगल हेरिटेज की बात कर लें, जिसमें बादशाही मस्जिद है, शालीमार गार्डन है, जहांगीर टॉम्ब है, इसी तरीके से मोहब्बत खान मस्जिद जो कि पेशावर में बच्चे मौजूद है। अब फर्दर जो है ना नेचुरल ब्यूटी एंड एडवेंचर टूरिज्म की बात कर लें बेटा, पाकिस्तान में आपको पता है कराकोरम 2 मौजूद, K2 मौजूद है बेटा, जो सेकंड, अब के का मतलब बेटा यहाँ पे कराकोरम है, 2 का मतलब है सेकंड हाईएस्ट पीक बेटा इन द वर्ल्ड। तो और उसके बाद बेटा हिमालयाज मौजूद है, हिंदुकुश मौजूद है, माउंटेन रेंज, मतलब पाकिस्तान मतलब मेरे ख्याल से बेटा टोटल 14 जो ना इंटरनेशनल इंटरनेशनल मतलब हाईएस्ट आप उनकी बात कर लें माउंटेन रेंज की, तो जिसमें से मेरे ख्याल से 5 जो है ना पाकिस्तान में पाई जाती हैं। अगर आप 15 या 14 20 जितने भी आप काउंट कर लेना बेटा, आप अगर 14 तक भी चले जाएं तो 14 में बेटा फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट नहीं कह लें आप, उनमें से 5 ऐसे हाईएस्ट माउंटेन है जो बेटा किसमें मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है। और दूसरी तरफ बेटा आप बात कर लें, ये जितने भी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ना बेटा, वो इस एशिया में पाए जाते हैं। जो नेपाल है बेटा फर्स्ट जो हाईएस्ट है वो वहाँ पे पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट। सेकंड जो है ना ये K2 इधर पाया जाता है। अब इसी तरीके से बेटा और भी फिर चाइना में पाए जाते हैं, तिब्बत नेपाल वगैरह में पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान वही बात कर रहा हूँ बेटा कि मेरे ख्याल से 14 में जो फर्स्ट मतलब 5 ऐसे माउंटेन है जो सिर्फ पाकिस्तान में बेटा पाए जाते हैं। अब फर्दर आप बात कर लें बेटा टूरिस्ट वैलीज की, चित्राल वैली है, स्वात वैली है, कागान वैली है, नारान वैली है, हुंजा वैली है बेटा, गिलगत है। अब ये वो तमाम जो साइट्स हैं बेटा, ये ऐसे समझ लें ये अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को बेटा। अब लोग यहाँ पे बेटा क्या कर सकते हैं, माउंटेनियरिंग कर सकते हैं बेटा, ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, पोलो या स्काइंग कर सकते हैं बेटा, इसी तरीके से ट्राउट फिशिंग भी कर सकते हैं। ये मतलब वो एक्टिविटीज़ हैं जो लोग यहाँ पे विजिट पे आते हैं और ये वो तमाम एक्टिविटीज़ बेटा करते हैं। अब कल्चरल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म बेटा, अब प्रमोट्स द ट्रेडिशनल कल्चर, म्यूजिक, डांस एंड फेस्टिवल्स बेटा। ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ के कल्चर को देखेंगे, ट्रेडिशन को देखेंगे, ऑफ कोर्स बेटा एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट के लिए म्यूजिक और डांस भी हो जाता है। और इवन बेटा यहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं चित्राल वैली में या कागान में या हुंजा या गिलगित वगैरह बेटा, इन तमाम फेस्टिवल्स को भी लोग देखने आते हैं बेटा। अब उसके बाद बेटा इनहांस इंटरनेशनल कल्चरल लिंक बेटा, जिसकी बेस पे जो लोग हैं वो इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कल्चर के साथ बेटा कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे वो विजिट करते हैं, इंजॉय करते हैं बेटा। अब इसी तरीके से इंकरेज एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और उसके बाद बेटा आप बात कर सकते हैं कि एक तो बेटा हमारे इससे जो एजुकेशन है, और स्पेशली कौन से एजुकेशन, टूरिज्म की बात कर लें उस हवाले से बेटा। और ऑफ कोर्स बेटा आप बात कर लें इंसान के मेंटली या ऐसे ऐसी जगहों पे विजिट करने से बंदा उस मतलब स्ट्रांग होता है, मेंटली स्ट्रांग के बाद हेल्थी ठीक होता है। और फर्दर जो आप बात कर लें बेटा, पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सकती है, क्यों टूरिस्ट आएंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स उसका जो खर्चा किया जाएगा, मतलब फर्दर जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा डेवलपमेंट हो सकती है। अब उसके बाद बेटा रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बेटा, अब इकोनॉमिक में जो लैकनेसेस हैं बेटा वो इस चीज़ से दूर हो सकती हैं, ठीक है। डिस्पैरिटीज का मतलब वही लैकनेस। उसके बाद बेटा गवर्नमेंट रोल इन टूरिज्म डेवलपमेंट बेटा, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि बेटा PTDC पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बेटा, अब इसका काम होता है बेटा बोर्डिंग लगाना, ताकि लोग जो है ना प्रॉपरली लोगों को गाइड किया जा सके, लॉजिंग वगैरह हट वगैरह बनाना ताकि लोग जो है ना वहाँ पे रिजाइड करें, होटल वगैरह बनाना बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स आपको पता है बेटा अवेलेबल है, और टूरिस्ट बेटा गाइड मौजूद होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो ना पाकिस्तान PTDC बेटा इसमें बेसिक रोल प्रोवाइड कर रहा है। अब फर्दर जो ना बात कर लें वेबसाइट के जरिए, मीडिया के जरिए, इंटरनेशनल कैंपेन के जरिए बेटा क्या कर रहा है कि जो ना लोगों को इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेटा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यही बेटा उसका गोल है, अट्रैक्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट टू बूस्ट द इकोनॉमी बेटा। आज हमने फर्दर जो ना जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो बच्चे जियो पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। देखें जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये है फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करना थ्रू जियोग्राफिकल वेरिएबल्स। अब मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप बात कर लें कि पाकिस्तान की, ठीक है, आप पाकिस्तान की अगर आप बात कर लें तो आप पाकिस्तान के आसपास कंट्रीज़ कौन सी हैं, उन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है ये चीज़ें कि पाकिस्तान है, उसके जो हमसाया ममालिक है, उनकी जो नेबरहुड्स हैं, उनके साथ उसका क्या मतलब तरीक़ाकार है, और उनके साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी है। तो इस चीज़ को किसका नाम दिया जाता है, जियो पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड चीज़ आप बात कर लें कि सेंट्रल लोकेशन इन साउथ एशिया, ठीक है। अब आप साउथ एशिया की बात करें बेटा, जैसे कि अभी मैंने बात की कि इस साइड पे ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के, और यहाँ पे इस साइड पे क्या है, चाइना आप कह लें, और इस साइड पे आप कह लें कि जो ना वो हमने लास्ट टाइम बात की थी क्या है, तुर्कमेनिस्तान है, और इसी साइड पे बेटा ये क्या है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है, अफ़गानिस्तान है, और इस साइड पे ये क्या है, ईरान है। तो साउथ एशिया की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान ऐसे समझ लें साउथ एशिया के सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। और इस सेंटर में लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि सेंटर में होने की वजह से पाकिस्तान फ्यूचर का ट्रेड हब भी बन सकता है, ठीक है।
तो ये जैसे कि यहाँ पे बात की है बेटा हमने, क्लोजेस्ट टू रशिया एंड चाइना, ठीक है, नॉर्थ वाली साइड पे, वाले साइड पे जो पाकिस्तान है वो चाइना और रशिया के करीब है। और उसके बाद इंडिया के साथ 2912, ठीक है, किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो बेटा इंडिया के साथ है, ये वाली वर्किंग बाउंड्री बेटा, ठीक है। और मतलब एग्जैक्ट बाउंड्री, वर्किंग बाउंड्री नहीं। अब इसी तरीके से बेटा आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात कर लें, जो किसके साथ है बेटा, अफगानिस्तान के साथ है। और फर्दर रिक्वायर्स कोऑपरेशन, कि अफगानिस्तान के साथ बेटा पाकिस्तान को मतलब जो कोऑपरेशन है, जो ताल्लुकात है, वो मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद स्ट्रेटेजिक रोल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेटा, कि पाकिस्तान एक्टिवली क्या कर रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा है, और मुख्तलिफ जो दुनिया के जो मसाइल चल रहे हैं बेटा, उन मसाइल में पाकिस्तान एक एक्टिव मेंबर है, और प्रॉपरली बेटा क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, और पार्टिसिपेट करके जो है ना, ऑफ कोर्स बेटा इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल पीस आप कह लें, उसमें बेटा पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ठीक है। अब फर्दर आप पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की अगर आप बात कर लें, कि पाकिस्तान ने बेटा यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया। जब बेटा पाकिस्तान बना था, मेरे ख्याल से पाकिस्तान बेटा आपको पता है 1947 में पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान ने यूएनए को 9 सितंबर मेरे ख्याल से 30 1947 को जो ना पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था। अब यूएनओ को ज्वाइन करने के पीछे बेटा मकसद यही था, ऑफ कोर्स बेटा यूनाइटेड नेशन है। अब यूनाइटेड नेशन का यही काम था कि जो ना दुनिया को वार से बचाना, पीसफुल प्रोटेस्ट एटसेट्रा बेटा ये चीज़ें लागू करवाना। तो मतलब दुनिया में अदल इंसाफ कायम करना, ये यूनाइटेड नेशन, या दुनिया को वार वगैरह से बचाना, तो ये सारा बेटा यूएनओ इसमें इन्वॉल्व था। तो अब पाकिस्तान ने जैसे इंडिपेंडेंस हासिल की, पाकिस्तान को लगा कि उसकी भी बेटा सलामती, कौमी सलामती उसका महफूज रहे, इस वजह से उसने भी यूएनओ को ज्वाइन कर लिया। अब इसका फर्द क्या गोल था, कि मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी, कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे थ्रू डिप्लोमेसी एंड ट्रेड बेटा, ट्रेड के तहत, डिप्लोमेसी के तहत जो पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन रहे, और दूसरे जो बेटा कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी जो ताल्लुकात है वो भी अच्छे रहे। अब इसी वजह से पाकिस्तान ने बेटा 1954 में बेटा सीटों को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये साउथ एशियन एटलेंट साउथ ईस्ट एशियन, सॉरी, ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मकसद था बेटा, इसमें मेरे ख्याल से 8 कंट्रीज़ थी बेटा। 8 कंट्रीज़ ने बेटा क्या की, एक मतलब एग्रीमेंट किया पीसफुल पर्पज़ के तहत, कि एक दूसरे का सपोर्ट करना है, ठीक है, और कोई मसला होता है तो हम मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तो इसमें बेटा पाकिस्तान था, फिनलैंड था, अमेरिका था, यूएसए था, यूके था, ठीक है, अमेरिका मतलब वो यूएसए, और इसी तरीके से बेटा जो है ना थाईलैंड भी इसमें शामिल था। तो कुछ 8 कंट्रीज़ ने बेटा ये जो सीटो यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ये इन्होंने क्या किया, साइन किया। अब अलाइंड विद द यूएस सपोर्ट, और पाकिस्तान को क्या उम्मीद थी कि यूएस से सपोर्ट मिलेगी। ऑफ कोर्स लास्ट टाइम पे बेटा हमने बात की है कि बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान को विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता चल गया था कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से बेटा पाकिस्तान जो ना क्या नॉन जो अलाइनमेंट मूवमेंट है बेटा उसमें शामिल हो गया बेटा। बाद में पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल हो गया बेटा, ठीक है। और इस साइड पे बेटा ये व्लादिमीर पुतिन है बेटा, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। ये बेटा चाइना के प्रेसिडेंट है, और इनको आप अच्छे से जानते हैं, नरेंद्र मोदी साहब बेटा। उसके बाद फर्दर हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान का जो है ना मुस्लिम वर्ल्ड में क्या रोल है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भी मुस्लिम है बेटा। तो मुस्लिम वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का बेटा क्या रिलेशन है। अब इनिशली तो आप बात कर लें बेटा अरब इसराइल वार की, ठीक है, जो कि 1967 में बेटा हुआ था। अब इस दौरान एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनाई गई थी बेटा 1969 में बेटा। अब इसका पर्पज़ क्या था, कि एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस बेटा, इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है बेटा वो रबात में हुई थी, ठीक है। आप फर्स्ट सुमेद कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, ठीक है, रबात में हुई थी। अब अच्छा, इसका पर्पज़ क्या था, कि मुस्लिम कंट्रीज़ को इकट्ठा करके जो इस्लामिक डिफेंस की बात कर लें, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल बेटा उस वक्त जो है ना मस्जिद अक्सा पे बेटा इसराइल की तरफ से मतलब जो अटैक था वो हो रहा था, और जिसकी बेस पे मस्जिद अक्सा को मतलब ख़तरा हो गया था बेटा। तो जो ना फिर मस्जिद अक्सा के मुतवाली ने बेटा ये अनाउंस किया, तो जिसकी बेस पे क्या हुआ, ये OIC कॉन्फ्रेंस बिठाएगी। मतलब क्या था, कि इस्लामिक जो मस्जिद अक्सा की बात कर लें, या इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना था बेटा। तो ये पर्पज़ था इसके लिए, OIC के लिए। तो अब अगर आप इसके हेड क्वार्टर की बात करें जिद्दा में, जो कि सऊदी अरेबिया में बेटा। अब इसी तरीके से पाकिस्तान होस्टेड 5 OIC मीटिंग्स फॉर द मुस्लिम सोलिडारिटी, ठीक है, कि पाकिस्तान ने OIC के कितने मीटिंग्स अभी तक मतलब होस्ट किए हैं, वो 5 मीटिंग्स होस्ट किए हैं बेटा।
फर्दर पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप की आप बात कर लें कि आप इस्टेब्लिश टाई विद द चाइना। बेटा पाकिस्तान जो है ना शुरू से ही, मतलब जैसे ही पाकिस्तान को चाइना ने तस्लीम किया बेटा, ठीक है, जैसे ही चाइना ने पाकिस्तान को तस्लीम किया 1949 में, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेटा बहुत अच्छे रहे एंड सपोर्टेड द चाइना फॉर यूएन परमानेंट मेंबरशिप। और यूएन के परमानेंट मेंबरशिप के लिए पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया। फर्दर अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, एक्चुअली हुआ ये है कि चाइना जो है ना अक्सर तवान पे बेटा कब्जा, उसका ताइवान पे बेटा चाइना का कब्जा रहता था। तो एक एक टाइम ऐसा आया कि बेटा जो चाइना है वो उसको ताइवान से बेटा पीछे होना पड़ा। तकरीबन ये सिविल वार था मेरे ख्याल से, सिविल वार बेटा ये 1949 में मेरे ख्याल से हुआ था। अब जिसकी बेस पे क्या हुआ कि जो चाइना है वो ताइवान से ऐसा समझ ले पावर खो बैठा था बेटा। अब इसकी बेस पे जो फिर क्या हुआ कि यूएसए ने इस ताइवान को कहा कि अपना नाम रखो रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना रखो। ऑफ कोर्स बेटा उसने रखा भी सही। और उसके बाद यूएसए का क्या रोल था कि उस ताइवान को बेटा वो अपना यूएन का परमानेंट मेंबर बनाना चाहता था। इनिशियली तो बेटा ताइवान ने क्या किया, जो अपना नाम है वो चाइना रखने से मना कर दिया, यूएसए के अगेंस्ट चला गया। जिसकी बेस पे बेटा चाइना यूएस ने बेटा ताइवान को जो यूएन का मेंबर है बेटा, यूएन मेंबरशिप वहाँ से उसको निकाल दिया। अब फिर बाद में बेटा उन्होंने पहले शुरू में चाइना को निकाला था, ताइवान को ऐड करने वाले थे, बट बाद में उन्होंने क्या किया, जब ताइवान ने बात नहीं मानी, बात नहीं सुनी, तो उन्होंने क्या किया बेटा, चाइना को दोबारा ऐड कर दिया, ठीक है। और इसमें ऑफकोर्स बेटा पाकिस्तान ने जो है ना हेल्प की है बेटा। अब कब चाइना ने बेटा यूएन जो परमानेंट मेंबर है, यूएन परमानेंट मेंबर, तो वो बेटा ये सीट दोबारा कब ऑब्टेन की थी, वो 1971 में बेटा क्या की थी, ज्वाइन की थी। और पाकिस्तान के जो रिलेशन, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप्स हैं बेटा, वो जो सी पैक के बाद और ज़्यादा इम्प्रूव हो गए बेटा, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि $46 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो चाइना ने पाकिस्तान में की। अब वजह क्या था कि जो दोनों तरफ की इकोनॉमी है बेटा उसको स्ट्रांग करना। और ये लास्ट टाइम पे बेटा हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बेटा ये प्रोजेक्ट है, बिल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI हम इसे कहते हैं, जिसके तहत बेटा वो 150 प्लस कंट्रीज़ में क्या कर रहा है, जो है ना यही रोड सिस्टम बना रहा है, रेलवे सिस्टम बना रहा है, ताकि इकोनॉमी को बेटा बूस्टअप किया जा सके। फर्दर रीजनल कॉरपोरेशन की बात कर लें आप बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेटा। अब ये बेटा 1985 में बेटा बना था। कहाँ बना था बेटा, इसका जो मतलब हेड क्वार्टर है बेटा वो तेहरान में है। अब इसका मकसद क्या था बेटा, शुरू में ये एक्चुअली बना था RCD के नाम से, रीजनल, ठीक है, कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अब बेटा अब ये एक्चुअली इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, यही ईरान, टर्की एंड पाकिस्तान। लेकिन बाद में बेटा और मेंबर्स भी इसमें ऐड हो गए, जैसे कि अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है बेटा। ये भी क्या हो गया, बाद में इसमें ऐड हो गए बेटा, ठीक है। अब फर्दर आप बात कर लें बेटा सार्क की, ठीक है। सार्क बेटा ये भी जो ना 1985 में फाउंडेड हुआ। इसका हेड क्वार्टर काठमांडू बेटा नेपाल में है। अब अगर इसके आप मेंबर्स की बात कर लें, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये वगैरह मौजूद है बेटा। अब इसके आप उनकी बात कर लें, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें कि बेटा इस सार्क का क्या फ़ायदा है पाकिस्तान को या दूसरे कंट्रीज़ को। एक तो बेटा प्रमोट द वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन पीपल, कि साउथ एशियन पीपल की बेटा ज़िंदगी इससे इंप्रूव हो जाएगी। क्यों, एक किस्म का ट्रेड है, ट्रेड बेटा वो सेट करना था। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट। एक्चुअली बेटा ये मतलब सारी चीज़ें ओके थी। सार्क बेटा बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके पीछे वजह यह है कि सार्क ये चाहता था कि जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स है ना बेटा उसको भी ख़त्म किया जाए। मतलब अगर आपके रीजनल कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपकी हमसाया कंट्रीज़ के साथ जो ताल्लुक है बेटा वो हद तक क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यही चीज़ आप बात करें, पाकिस्तान इंडिया का ये जो कन्फ्लिक्ट है, तो फिर बाद में क्या हुआ, इंडिया ने बेटा ये रिक्वेस्ट की कि जो ना ये रीजनल कन्फ्लिक्ट हो या बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हो, अगर ना डिस्कस किया जाए तो बेहतर है। तो इस वजह से बेटा इसको सार्क के मिशन से रिमूव किया गया। बाकी जो ना ज़्यादा जोर उसकी इकोनॉमी ग्रोथ, सोशल ग्रोथ एंड कल्चर डेवलपमेंट पर दी गई है। अब पाकिस्तान बेटा इसका एक एक्टिव मेंबर है एंड होस्टेड मल्टीपल बेटा सार्क जो मीटिंग्स है वो अटेंड किए थे। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी बेटा 2024 में मेरे ख्याल से यहाँ पे अटेंड की थी 2024 में, ठीक है। तो ये जो ना पाकिस्तान के इंटरनेशनल ये जियोपॉलिटिकल जो ना ऐसा समझ लें जो स्पोर्ट है या जियोपॉलिटिकल रोल है किसमें, रोल किसमें, साउथ एशिया में है, ठीक है। आज हमने बच्चे डिस्कस करना था ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है।
ग्लोबल वार्मिंग को अगर आप ग्लोबल वार्मिंग के मीनिंग को समझे तो इसका मतलब ये है कि जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसका बढ़ना, ठीक है, कि ग्रेजुअल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, के अर्थ या ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, इस चीज़ को नाम दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग का। मेनली ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, मीथेन की बात कर लें या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर लें, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जब ये रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो वहाँ पे जाके ये बहुत सारे जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, उन्हें एटमॉस्फेयर में ही रहने देते हैं, वापस रिटर्न नहीं होने देते। तो उसकी बेस पे क्या होता है बेटा, जो हार्मफुल जो केमिकल्स हैं, हार्मफुल रेडिएशंस है वो हमारे सांस में आ रही हैं। दूसरा इवन ये कि यहाँ से जो ना एटमॉस्फेयर से ऊपर भी उन गैसेस को वापस निकलने नहीं दिया जा रहा। तो अल्टीमेटली रीज़न ये हो रहा है कि आज का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अब इसके पीछे आप काजेज़ की बात कर लें, एक तो ये बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है, कोल है, ऑयल है, गैस है, इनकी बर्निंग से जो है ना बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन प्रोड्यूस होता है। अब फर्दर जो ना आप डिफॉरेस्टेशन की बात कर लें, जिसमें लेस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होती है। वजह क्या है, क्योंकि जो फॉरेस्ट वगैरह हैं बेटा वो काट दिए जाते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फर्दर जो ना आप इंडस्ट्रियल इमिशंस की बात कर लें, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह व्हीकल से बेटा निकलने वाला जो स्मोक या जो होता है बेटा, उसकी बेस पे भी क्या होता है, ये केमिकल्स हमारे जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो भी बढ़ा रहे हैं। अब एविडेंस एंड डाटा की बात की गई है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है आईपीसीसी, ठीक है, जो वारसा में हुआ था 2013 में। अब ये इस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है कि जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर चेंजेस आ रही हैं उनको स्टडी करना, उनको डिस्कस करना, ठीक है, उनके बारे में लोगों को इत्तला करना। तो अब उन्होंने मतलब 2013 में जो फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग का जो मेजर काज करार दिया वो कार्बन डाइऑक्साइड को करार दिया। अब उस वक्त 2013 में जब इन्होंने ये कमेटी पेश हुई थी बेटा, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 14.6 है, और 1880 के बाद से लेकर अब तक जो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में इजाफा हुआ है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इसके पीछे वजह क्या है बेटा, कि जो सी लेवल है बेटा वो बढ़ गया, एक्सट्रीम जो वेदर चेंजेस हैं बेटा, हॉट हीट वेव स्टॉर्म्स वगैरह ये चीज़ें आ रही हैं। अब उसके बाद बेटा जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, ऑफ कोर्स बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो जाएंगे, आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स बेटा ये मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी बेस पे क्या होगा कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्लैब आने के खतरे बेटा बढ़ सकते हैं। फर्दर बच्चे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है कि नेचुरल वार्मिंग प्रोसेस ऑफ अर्थ बेटा, के ज़मीन जो ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। हीट वेव्स फ्रॉम द सन्स आर ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं बेटा, आने वाले जो हीट है उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको रिटर्न नहीं होने देते, तो जिसकी बेस पे बेटा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अब मेजर गैसेस की आप बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये तमाम किसके तौर पर काम करते हैं, ग्रीन हाउस के तौर पर काम करते हैं। अब उसके बाद बेटा ये क्या करता है, मेंटेन द लाइफ सपोर्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मली तो वही हम 14 पॉइंट समथिंग की बात कर रहे थे, 15 जो ना एवरेज टेम्परेचर है, लेकिन अगर इसके अलावा की बात की जाए, अगर ये चीज़ें नहीं हो तो अर्थ का जो टेम्परेचर है बेटा वो -18 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो अब मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बेटा फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदा भी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेस ग्रीन हाउस गैस क्या के पीछे, मतलब जब ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी तो उसके पीछे क्या होगा कि ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगी, और वो क्या काज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग काज करेगा, ठीक है। अब इस आप डायग्राम को देख लें कि सोलर रेडिएशन बेटा जो अर्थ पे आती हैं उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन जो ना अर्थ की सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अर्थ को क्या कर देती हैं, वार्म कर देती हैं। सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड सम्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड री इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, कि बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब री एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जो री इमिटेड हो जाते हैं मतलब जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो दोबारा क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं एटमॉस्फेयर में, इधर उधर फैल जाते हैं, ठीक है। अब फैलाने वाले यही ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब इसकी वजह से जो अर्थ की जो सरफेस है बेटा वो वार्म हो जाता है एंड लोअर द एटमॉस्फेयर, मतलब जो एटमॉस्फेयर के जो लोअर सरफेस है या अर्थ की सरफेस की बात करें वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट जो है ना काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप नेचुरल काजेज की बात कर लें बेटा, वोल्केनो है, वोल्केनो एरप्शंस, ठीक है, रिलीज ऑफ एश स्मोक एंड गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। आपको पता है बेटा वोल्केनो क्या होता है, एक लावा होता है, ठीक है, मैग्मा बेटा होता है जो क्या होता है, ज़मीन के अंदर धंसा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो हाई टेम्परेचर की बेस पे जब वो बाहर फटता है तो उस दौरान बहुत सारे ऐश वगैरह, कोल वगैरह आप कह लें, या स्मोक, और साथ में जो बेटा कह लें गैसेस वगैरह बहुत सारी बहुत निकलती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होती हैं। अब
पार्टिकल्स ट्रैप हीट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ऑफ कोर्स बेटा ये टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर में आता है, जिसकी बेस पे जो है हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो भी रेज हो जाता है। अब मेजर एरप्शंस हैव कॉज्ड शॉर्ट टर्म्स क्लाइमेट चेंज। अगर कहीं पे एरप्शन हो जाती है तो बेटा वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म्स कुछ मुद्दत के लिए चेंज हो जाता है कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब फर्दर जो ना बच्चे आप अर्थक्वेक की बात कर लें, अकर इन टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स, जैसा कि पाकिस्तान बेटा, पाकिस्तान में इसको मतलब टेक्टोनिक प्लेट से मतलब इसी साइड पे यूरेशियन कह लें आप, यहाँ पे बेटा मौजूद है। पाकिस्तान लाइज एट द जंक्शन ऑफ इंडिया यूरेशियन एंड अरेबियन प्लेट्स। ठीक है बेटा, एक्चुअली हमारे अर्थ के नीचे बेटा प्लेट्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब उन टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से बेटा क्या होता है, अर्थ को एक जनरेट होता है। इस चीज़ को मैं अगले स्लाइड पे थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब पाकिस्तान इनके जंक्शन में मौजूद है, तो थोड़ा सा भी बेटा हलचल हुआ तो पाकिस्तान पूरा हिलने लग जाता है। ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी कैन अल्टर द लैंड फॉर्म्स इनडायरेक्टली इफेक्टिंग द क्लाइमेट बेटा। अब ऑफ कोर्स बेटा ये जो सिस्मिक यानी अर्थक्वेक वगैरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे लैंड फॉर्म्स ऑफ कोर्स चेंज होती है बेटा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक लैंड फॉर्म की एक एग्जांपल शो हो रही है बेटा, इतने बड़े खड्डे बन गए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बेटा इससे जो क्लाइमेट है वो भी क्या हो जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है। अब नेचुरल काजेस को फर्दर कंटिन्यू किया हुआ है कि ये आप बच्चे यहाँ पे देखें, ये तीन तरह के टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांस। ठीक है, अब डाइवर्जेंट का मतलब ये है कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे होते हैं। और जो दूसरा है बेटा कन्वर्जेंट, अब इसमें दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं। अब जब एक दो प्लेट्स है ना, ये जैसे आप समझ लें एक प्लेट इधर से आ रहा है, एक प्लेट इधर से आ रहा है और एक फिर नीचे मुड़ जाता है, तो अब इनके प्लेट के मूवमेंट की वजह से ऊपर जितनी भी आबादी है वो तो हलने लग जाएगी, ऐसा समझ लें। क्यों? क्योंकि नीचे प्लेट की बेटा मूवमेंट ऐसी है ना। अब जो ट्रांस मतलब जो फर्दर जो ना प्लेट बाउंड्री, अब इसमें जो ना ऐसे अपोजिट साइड पे मूव करते हैं, एक दूसरे से हटते हैं। तो अब इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से बेटा क्या होता है, ये अर्थक्वेक जनरेट होता है। अब इस दौरान आपको पता है बहुत सारे नुकसान होते हैं, अमवात होते हैं बेटा, ज़मीनें घर वगैरह ये क्या होते हैं बेटा, बर्बाद हो जाते हैं। स्लो मूवमेंट, हाई रिस्क एट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, ये जो प्लेट बाउंड्रीज यहाँ पे आपको मेंशन हो रही हैं कि अगर इसकी मूवमेंट स्लो हुई तो ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अब लीड टू द अर्थक्वेक, सुनामीज एंड वोल्केनो एक्टिविटी, इनकी वजह से बेटा सुनामी, अर्थक्वेक या वोल्केनो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अब इसके पीछे वजह यह है कि बेटा अगर, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो ना ऐसे समझ ले बेटा अपोजिट साइड पे मूव कर रही हैं, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे कुछ दबी हुई जो केमिकल्स जो आप ना कह लें, कोई वोल्केनो लावा, तो वो यहाँ से बेटा बाहर आ सकता है और बाहर आके जो साइड के जो एरियाज हैं बेटा इनको इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़मीन बेटा ऐसा समझ ले टेक्टोनिक प्लेट्स हट रहे हैं तो ज़मीन ऊपर उठेगी। ठीक है, अब अगर वही टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो बेटा ज़मीन नीचे से दब जाएगी। तो ऑफ कोर्स बेटा इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। अब फर्दर मेजर अर्थक्वेक इन पाकिस्तान की बात कर लें, कोयटा में बेटा 31 बाय 1937 को 35 को बेटा जो अर्थक्वेक आया था, उसकी मैग्नीट्यूड बेटा कितनी थी, 7.7 थी। राउंड अबाउट 70,000 डेथ हुए थे बेटा। अब उसके अलावा जो ना कश्मीर 8 अक्टूबर 2005 की बात कर लें बेटा, जिसकी मैग्नीट्यूड 7.6 थी और राउंड अबाउट 100 प्लस बेटा डेथ हुई, और मेरे ख्याल से 1,30,000 बेटा जो लोग थे बेटा वो क्या हुए, इंजर्ड हुए। ठीक है, इंजर्ड, और 305 जो पीपल हैं बेटा वो बेघर हो गए। ठीक है, उसके बाद फर्दर बेटा अवारान बलूचिस्तान की बात कर लें आप, वहाँ पे 24 सितंबर बेटा 2013 को वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है ना 7.7 थी। अब नेशनल वाइड ट्रिमोर मतलब ये कि बहुत सारे पाकिस्तान के सिटीज़ में एक साथ बेटा जल्जला आया था, जिसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो 4.1 थी। ठीक है, अब काजेस क्या हैं, स्वेयर अप थ्रस्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर मूव करना, या मतलब इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से बेटा क्या हुआ कि ये अर्थक्वेक आया था। अच्छा, उसके बाद बेटा फर्दर जो है ना आप फॉरेस्ट फायर की बात कर लें, ये एक नेचुरल काज है। अब हायर ग्लोबल टेम्परेचर बेटा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जिसकी बेस पे बेटा जो फॉरेस्ट है वो खुश्क हो जाते हैं। अब जो खुश्क फॉरेस्ट है बेटा, ऑफ कोर्स उसको थोड़ी सी आग लग जाए तो वो पूरे जंगल में फैल जाती है। अब ये इसकी एग्जांपल बेटा आप बात कर ले कनाडा की। ठीक है, कनाडा में वाइल्ड फायर हुआ था बेटा मई 2023 में। अब उसके पीछे वजह क्या है बेटा, लाइटनिंग। अब लाइटनिंग गिरी है फॉरेस्ट में बेटा, जिसकी बेस पे वहाँ पे दरख्तों को आग लग गई और वो आग पूरे जंगल में फैल गई, और इसने कनाडा के बेटा 13 प्रोविंसेस को क्या किया, इम्पैक्ट किया, और तकरीबन 155 856 मतलब लोगों को बेटा क्या किया गया, वहाँ से निकाला गया। ठीक है, उनको एक सेफ जगह पे बेटा मुंतकिल किया गया। राउंड अबाउट 18.5 मिलियन हेक्टेयर बेटा जो मतलब फॉरेस्ट है बेटा वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी।
ठीक है। उसके बाद दूसरे एनवायरमेंटल हैज़र्ड की आप बात कर लें, जिसमें ह्यूमन क्रिएटेड थ्रेट्स हैं बेटा, जैसे एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ऑफ कोर्स ये हम खुद ही काज कर रहे हैं। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है बेटा, ये भी हम काज कर रहे हैं। और टॉक्सिक वेस्ट केमिकल्स बेटा, ये भी हम खुद क्रिएट करवा रहे हैं। और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह या इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, वो भी हम ये सारे काज करवा रहे हैं। ठीक। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि ह्यूमन फैक्टर्स इन ग्लोबल वार्मिंग, कि मतलब इंसान ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है, काज बन रही है। अब उसमें से एक जो है वो एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर कैसे जो है ना एक ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर काज करता है। देखिए, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स अप्लाई किए जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस रिलीज करते हैं, जो कि आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करते हैं। और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग की रीज़न बन रही है। अब सेकेंड आप बात कर ले बच्चों पेस्टिसाइड की। अब पेस्टिसाइड्स की बात कर लें कि ये ऑफ कोर्स बेटा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। अब जैसे एलर्जीज़ की बात कर लें, स्टमक डिजीज़ वगैरह की बात कर लें। अब काजेज़ वाटर पोल्यूशन, इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। केमिकल सीप इनटू ग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। और ऑफ कोर्स बेटा फिर वही वाटर लॉगिंग, और फिर बात कर लें सैलिनिटी। तो ये इस तरीके से वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट हो जाते हैं पेस्टिसाइड की वजह से। और जो लैंड की जो मतलब फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब ओवरऑल आप इम्पैक्ट की बात कर लें कि स्ट्रेंथन्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजेज द ग्लोबल वार्मिंग, कि ये जो एग्रीकल्चर की अगर आप बात कर लें, इनके बहुत सारे जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाते हैं और जिसकी बेस पे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होता है। अब उसके बाद फर्दर बच्चों आप ओवर फिशिंग एंड ओवर ग्रेजिंग की बात कर लें। ओवर फिशिंग क्या है, पोल्यूशन केमिकल रन ऑफ इनटू द एक्वेटिक लाइफ। अब जैसे बेटा जितने भी ये डस्ट पार्टिकल्स या जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये सारे ज़मीन में चले जाते हैं, किसी सहले समंदर में चले मतलब समंदर में चले जाते हैं या किसी रिवर में चले जाते हैं या फेंक दिया जाता है। आजकल लोग जो है ना तमाम इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो सारे जो है रिवर्स वगैरह में फेंक रहे हैं। अब इसकी बेस पे क्या होता है बेटा, जो इक्वेटिक लाइफ है लाइक फिशेस वगैरह ये मर रही हैं। ठीक है। रिड्यूस द फिशेस पॉपुलेशन एंड डिसरप्ट्स द फूड चेन। अल्टीमेटली आपको पता है बेटा ओवर फिशिंग या किसी एक चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना या किसी चीज़ का मर जाना बेटा, वो फूड चेन को क्या करता है, डिसरप्ट कर सकता है। ठीक है, उसे चेंज कर सकता है, उसे बदल सकता है। फर्दर क्या है कि जो ना लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल एरोजन। अब इसी वजह से बेटा ओवर ग्रेजिंग की बात हो रही है। अब किसी जगह पे लाखों लाखों तो आप नहीं कह सकते, हज़ारों जो बेटा जानवर छोड़ दिए जाते हैं, तो उसकी बेस पे जो ना वो दरख्त वगैरह घास फूस जो भी होता है बेटा उसको ईट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम ओवर ग्रेजिंग का नाम देते हैं। अब ओवर ग्रेजिंग की वजह से बेटा जो घास है वो ख़त्म हो जाती है। अगर घास या ट्रीज़ वगैरह ख़त्म हो जाए तो वो सॉइल एरोजन का बेस बनती है, जो कि आप इस साइड पे एक इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है। अब फर्दर डैमेज फार्मलैंड्स को डिस्ट्रॉय करता है और उसके अलावा जो है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इशूज़ में आप बात कर लें कि इरिगेशन सिस्टम की बात कर लें, काजेज द वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ठीक है, जिसकी बेस पे वाटर यानी सीपेज हो जाती है, वाटर मूव कर जाता है। और ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है बेटा, एक तो पानी में जो ना समझ लें बेटा उस इलाके का कड़वा होता है, जिसकी बेस पे क्या होता है कि जो ज़मीन है बेटा उसमें कुछ साल्टी लाइक स्ट्रक्चर्स जो ना ये पड़ जाते हैं। अब जिसकी बेस पे अब ऐसा एरिया जो ना कास्ट करने के काबिल नहीं रहता। हमने बायो में शायद आप लोगों को नहीं मैंने पढ़ाया, तो अब सैलिनिटी वाले एरियाज़ में एक्चुअली फिर जो ना थिलापिया कास्ट किया जाता है। ये एक फ़िश है। ठीक है, इसको कास्ट किया जाता है जो सैलिनिटी एनवायरनमेंट में इजीली रह सकता है। अब इसकी बेस पे क्या होता है बेटा, डिग्रेड द सॉइल क्वालिटी, सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। ऑफ कोर्स जो यील्ड है मतलब जो फसलें हैं उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। फर्दर बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन की बात कर लें। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आपको पता डेवलप हो रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला बेटा स्मोक एंड जो उनसे प्रोड्यूस होने वाला जो वेस्ट है वो भी क्या है ज़्यादा है। अब पोल्यूट्स एयर एंड इंक्रीजेज द ग्लोबल टेम्परेचर। अब इंडस्ट्रीज वगैरह ये बेटा क्या करती हैं, एयर को पोल्यूट करती हैं, जिसकी बेस पे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है। फर्दर आप लाहौर स्मोक की बात कर लें, विंटर में कितना स्मोक जो है क्रिएट हो जाता है। फिर आर्टिफिशियल जो है रेनिंग करवाई जाती है। लो विजिबिलिटी, मोटरवे क्लोजर्स। अब आपको पता है अक्सर जो नाम इस्लामाबाद वाले हैं, ठीक है, हम अपने जब घरों को जाते हैं तो क्या होता है कि इसी मोटरवे के ज़रिए जाते हैं, तो मोटरवे ऐसा समझ ले दिन के 11 बजे से पहले जो है ना ओपन नहीं होता। अब उसके बाद जो है ना फर्दर आप बात कर रहे हैं 6 बजे फिर क्लोज़ हो जाता है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे। तो हमारे लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि मोटरवे वगैरह से गुजरने के लिए इन विंटर्स, क्यों स्मोक ज़्यादा हो जाता है। अच्छा फर्दर क्या है, हेल्थ रिजल्ट की बात कर लें, इसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि जो एलर्जीज़ वगैरह, अस्थमा, चेस्ट डिजीज़ वगैरह ये भी क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। फर्दर बात कर लें बच्चों इम्पैक्ट ऑफ फॉसल फ्यूल्स की बात कर लें कि बर्निंग ऑफ कोल की बात कर लें, ऑयल की बात कर लें, गैस की बात कर लें, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स की बात कर लें। तो अब ये क्या कर सकते हैं कि जो ना जब इनको हम मतलब बर्न करते हैं ऑयल कोल गैस को, तो उसकी बेस पे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यही फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाते हैं जो कि इसकी वजह बनती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। अब फर्दर बच्चों जो ना आप इफेक्ट्स ऑफ इन पाकिस्तान की अगर बात कर लें कि अनटाइमली रेन्स, आपको पता है बेटा आजकल जो हालात हैं, कभी मौसम नहीं भी होता तो इतनी सारी बारिशें हो जाती हैं कि अब लास्ट ईयर भी हमारा पाकिस्तान का जो ऑलमोस्ट 70% जो रकबा था वो डूब गया था, देहात विलेजेस। अब अभी भी वही सीन है बेटा, हर जगह पे पाकिस्तान के तमाम जो एरियाज़ हैं वो फ्लड से इफेक्टेड है।
ठीक है। तो वजह क्या है कि बेटा हमारी ये जो डिफॉरेस्टेशन है, इसी तरीके से हमारे जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं बेटा वो पिघल जाते हैं, जिसकी बेस पे वो फ्लडिंग की सूरत में जो लोअर एरियाज हैं बेटा उनमें चले आते हैं। ठीक है। अब फर्दर क्या, एग्रीकल्चर डिक्लाइंस, फ्रेश वाटर शॉर्टेज और बायोडिवर्सिटी लॉस। इसकी मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है बेटा, एक तो ग्लोबल जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है ज़राअत की। अब इसी तरीके से जो ताज़ा पानी या फ्रेश वाटर की बात कर लें बेटा, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड बायोडिवर्सिटी यानी जो बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, या जो आप कह लें कि एक किस्म का बायोडिवर्सिटी, मतलब ऐसा तो बच्चों वैरायटी ऑफ लाइफ होता है, तो वही जो लाइफ की जो वैरायटीज़ हैं वो भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो जाते हैं। फर्दर एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन ऑफ कोर्स बेटा काज करता है, जिसकी बेस पे अब आपको पता है हेल्थ इंपैक्ट्स होते हैं, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अस्थमा या स्ट्रोक्स वगैरह बेटा हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बेटा 2004 में कराची, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, अब पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ की बात हो रही है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब इंटरनेशनली बेटा। ओवर पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज की आप बात कर लें बेटा, 1974, ठीक है, आप यहाँ से कह लें 26 साल ये, और 24 तक 26 ये हो गया बेटा, 52 ईयर्स, मतलब 52 या 50 की बात कर लें। अब आबादी डबल हो गई है, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन हो गई है। तो आपको पता है ओवर पॉपुलेशन है तो फिर बेटा उतना ज़्यादा वेस्ट भी वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, मतलब कचरा एक्सेट्रा सारी चीज़ें, क्योंकि आबादी ज़्यादा होगी तो वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको पता है बेटा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होना है। तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, रिसोर्सेज कम हो रही हैं, और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें बेटा क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी एक किस्म की जो है क्लाइमेट चेंज की वजह बनती है। अब उसके बाद इम्पैक्ट जो है ना मोर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी तो व्हीकल्स इंडस्ट्रीज इस्तेमाल होंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होगी। ग्रेटर स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स बेटा जो ऐसा समझ लें रिसोर्सेज पे एक धब्बा, या समझ लें रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरीके से बेटा जो एनवायरनमेंट है उसके चेंज होने के खदशात बढ़ सकते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट की बात कर लें, जैसे अभी हमने बच्चों कहा था कि 1974 में 4 बिलियन थी, तो 24 में 2024 में 8 बिलियन है। तो एक मैक्रो ट्रेंड है कि एक लार्ज पीरियड के लिए क्या होता है, किसी चीज़ का ज़्यादा मतलब किसी ज़्यादा रिक्वायर हो जाना, ठीक है, या विद एक छोटे से अरसे में आप कह लें किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाना मैक्रो ट्रेंड कहलाता है। अब यहाँ पे मतलब एक छोटे से अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हो गई है, ठीक है, इस चीज़ को मैक्रो ट्रेंड आप कह सकते हैं। हायर डिमांड एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर्स, ठीक है, मतलब अब ऑफकोर्स बेटा आप कह लें ये फूड चेन के हवाले से बात की गई है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो जो रिसोर्सेज है बेटा वो कम है। तो अब क्या होता है बेटा कि जैसे जैसे मतलब जो तबकात है ना वो उनको क्या चाहिए बेटा, फूड चाहिए। तो जितने भी हर लेवल पे बेटा हर ऑर्गेनिज्म के लिए जो फूड है वो ज़्यादा रिक्वायर होने लग जाती है। तो इस वजह से जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी कमी का वजह बनती है, और फिर फूड की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आप इंडस्ट्रीज़ बना के क्या करेंगे बेटा, इस जो इनइक्वालिटी है उसको कंप्लीट करेंगे तो इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस होगा, इंडस्ट्रीज पोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगी, अल्टीमेटली उसका हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फर्दर डिस्ट्रप्शन ऑफ अर्थ एनर्जी बैलेंस, अब देखें ऑफ कोर्स बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ओशंस में, अब जिसकी बेस पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब आपको पता है बेटा कोस्टल सिटीज़ में फ्लड वगैरह आ जाता है, ठीक है, अब हमारे पाकिस्तान तो अभी हमारा प्यारा पाकिस्तान पूरा डूबा हुआ है बच्चों, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह बच्चों, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम हैप्पी अबाउट इट, मैं हैप्पी नहीं हूँ इस चीज़ से, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब की जो जान है, माल है, उसकी हिफाजत करे बेटा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप मुल्क के हालात आप लोगों के सामने है बच्चों, तो अल्लाह पाक क्या करे सबको, मतलब ये जो रहमत की बारिशें दे, ये जहमत की बारिशें ना दे, ठीक है, दुआ किया करें अल्लाह ताला से। इसी तरीके से बेटा ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं बेटा, अभी मेरे ख्याल से करंटली गिलगित में जो ना वो एक न्यूज़ चल रहा था कि जो ना 300 लोगों को जो ना 3 बंदों ने बचाया था समथिंग, प्राइम मिनिस्टर उन जो ना उनसे उनकी मीटिंग चल रही थी, गिलगिती थे बेटा। तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बेटा, उनके फटने से क्या होता है कि ऑफकोर्स स्लैब वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके से बेटा हरिकेन्स की बात कर लें, हरिकेन, इसी तरीके से एक्सट्रीम स्टॉर्म्स वगैरह की भी बात कर लें, जो कि इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें बेटा, एयर, सी, रोड, जेल, ये जितने भी मेजर कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्योंकि बेटा ऑफ कोर्स बेटा ये गाड़ियाँ हैं, जो भी ऑयल यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट पे जिसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। फर्दर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, मोर हीट वेव्स आउटडोर जो ना चैलेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब 2020 की बात कर लें कि नासा के मुताबिक ये क्या है कि बेटा हॉटेस्ट ईयर्स है, ठीक है, मतलब वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर, जो सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। अब फर्दर कोविड-19 लॉकडाउन की बात कर लें, जिसकी बेस पे अच्छा ये कोविड-19 का बड़ा फ़ायदा हुआ था कि क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह, ट्रैफिक वगैरह सारी चीज़ें रुक गई थी, एयर पोल्यूशन बहुत काफ़ी हद तक कम हो गया, ठीक है। रिड्यूस द पोल्यूशन टेम्परली अलाउइंग द मोर सनलाइट एंड सम वार्मिंग इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ था इसमें, ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज इमिट नहीं होती थी, ग्रीन हाउस गैसेज इमिट
नहीं होती थी, तो जो टेम्परेचर वो नॉर्मली रहा है। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की बात कर लें बेटा, ग्लोबल वार्मिंग के जो ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे एलर्जी वगैरह। वाइल्ड फायर्स की बात कर लें, लास्ट टाइम बेटा हमने कनाडा की बात की थी, जिसमें जो ना मेरे ख्याल से 2023 में ये हुआ था कि जो ना 80 मिलियन जो हेक्टर है उसको क्या किया गया, मतलब इस वाइल्ड से वो तबाह हुआ था। अराउंड अबाउट मेरे ख्याल से 200,000, आई मुझे क्लियरली नहीं है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उन लोगों को वहाँ से निकाला गया था। ड्राउट एंड डिजर्टिफिकेशन बेटा अल्टीमेटली यही होना है फिर। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉय जो है फार्मलैंड बेटा तबाह हो जाते हैं। लॉस ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड्स, मतलब जिंदगियाँ बेटा और एग्रीकल्चर क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। उसके बाद जो है फर्दर केस स्टडी की बात हो रही है एक्सट्रीम इवेंट्स की, तो फॉर एग्जांपल आप बात करें इंडियन ओशन सुनामी की बात कर लें बेटा, 2004 में ये आया था। 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों की बेटा डेथ हुई थी, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर इन 14 कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना डिस्टर्ब हुआ था, जिसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, थाईलैंड और भी बेटा इसमें कंट्रीज शामिल थे। फर्दर जो ना मरी स्टॉर्म की बात कर लें, आई होप इस वाक़े से सारे लोग वाकिफ़ होंगे, ठीक है। अब यानी जो 4 फीट स्नो के अब आप 4 फुट तक, मतलब जो ना क्या हो गया बेटा, बर्फ़ मतलब बर्फ़ बरस गई, और टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, और 22 टूरिस्ट डाई हो गए। ये मेरे ख्याल से जो ना डायग्राम है मरी की, ठीक है, जिसमें ये कह रहे डब्बे इनके ऊपर गाड़ियों के ऊपर भी क्या पड़ा हुआ है, ये बर्फ़ पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। हाईलाइट्स अनप्रेडिक्टेबल एंड स्फेयर वेदर पैटर्न इन पाकिस्तान, जो कि मेंशन करता है कि पाकिस्तान में जो वेदर पैटर्न है या वेदर है वो स्वेयरली बेटा चेंज हुआ है और अनप्रेडिक्टेबली चेंज हुआ है, जिसकी बेस पे जो ज़िंदगी है वो तबाह हुई है, ठीक है। बच्चों आप लोगों में से जो भी, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री की या इंप्रूवमेंट की तैयारी करना चाहता है, स्पेशली हम बात करें बायोलॉजी की, तो आप लोग जो है ना दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। टाइम बहुत कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, तो आप लोग जो है ना इस नंबर पे रब्ता करें और जो अपना स्लॉट है वो बुक करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों फ्लड्स इन पाकिस्तान की बात हो रही है। सबसे पहले बात तो ये है कि जो इसके पीछे रीज़न ये है वो जियोग्राफिक काजेज़ है, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान में बेटा हाई माउंटेन्स और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पाई जाती हैं, और उसके बाद जो ना फर्दर जो ना मानसून रेंज की वजह से या वेस्टर्न डिप्रेशंस, ठीक है, विंटर की वजह से। अब मानसून रेंज तो बेटा वैसे होती रहती हैं, लेकिन जो वेस्टर्न डिप्रेशंस है बेटा ये मेडिटेरियन सी से ही राइज होते हैं, ठीक है बेटा, मेडिटेरियन सी से ही राइज होते हैं, और जो है ना ये फिर आते किसकी तरफ है, ये टर्की को क्रॉस करके, ठीक है, आके कहाँ ऑलमोस्ट ड्रॉप हो जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान में बेटा, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान में बेटा ये जो ऐसा समझ लें, ये जो बारिशें ये यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाती हैं और यहाँ पे फिर अक्सर बारिशें होती हैं। और हमारा मसला ये है कि हमारे हमसे अपने जो ये मतलब जो फ्लड वगैरह ये कंट्रोल नहीं होते, इंडिया ऊपर से बेटा पानी छोड़ देता है, ठीक है। तो अनप्रडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स डिस्पाइट एडवांस्ड फोरकास्टिंग बेटा, मतलब हमारे पास एक जदीद टेक्नोलॉजी भी है इसको टेम्परेचर को, वेदर को मॉनिटर करने के लिए, फिर भी जो रेनफॉल पैटर्न्स है वो अनप्रडिक्टेबल रह जाता है। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस की आप बात करें, हाई समर टेम्परेचर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जिसकी बेस पे बेटा जो रिवर फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब सेकंड चीज़ आप डिफॉरेस्टेशन की बात कर लें, जिसकी बेस पे आपको पता है सॉइल इरोजन होती है। अब अगर बारिश हो जाती है तो बेटा जो जितना भी लैंड मास है, जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो उस रेन फ्लो में यानी बारिशों के साथ साथ क्या होता है बेटा वो बह जाता है, ठीक है, सॉइल इरोजन हो जाती है। अब फर्दर क्लाइमेट चेंज की बात कर लें बेटा, इसी जैसे जैसे बेटा मौसम में तब्दीली आती है तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ऑफकोर्स विद क्या हो जाते हैं बेटा, ये सैलाब से मुब्तला हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बेटा वो हमारी एक स्टूडेंट है बायो की, वो सियालकोट से, ठीक है, तो एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, तो वो कह रही थी कि जो ना सर जी मैं एक हफ्ते के लिए क्लासेस नहीं ले सकती। तो ये बेटा हालात हैं हमारे यहाँ। अक्सर जो ना पाकिस्तान के, या आप लाहौर वाली साइड, सियालकोट वाली साइड, या ऐसे भावलपुर वाली साइड पे चले जाएँ तो बेटा सैलाब की मतलब बहुत ज़्यादा सैलाब है उस साइड पे, तो तकरीबन हर सिटी और इसी तरीके से हर विलेज बेटा क्या है, मुतासिर है। बाकी बेटा आप लोगों ने बाग वाला सीन भी देखा होगा, इसी तरीके से बेटा करंट मेरे ख्याल से गिलगित का भी सीन बेटा आप लोग के सामने है, जिसमें वो 3 लोग जो है, 3 लड़कों ने जो है ग्लेशियर फटने का जो इन्फॉर्मेशन देहात वालों को दी है, और प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ मीटिंग भी की हुई थी मेरे ख्याल से परसों नाइट को। और इसी तरीके से बेटा स्वात वाला सीन भी बेटा आपके सामने है, स्वात रिवर वाला सीन भी बेटा आपके सामने था, जिसमें एक फैमिली के मेरे ख्याल से 20 लोग बेटा बह गए थे। लास्ट टाइम भी बेटा मेरे ख्याल से 4 लोग थे पिछले साल जो डूब गए थे। आई डोंट नो वो किस सिटी का वाकया था किसका, बट बेटा वो भी सारे मतलब केसेस आपके सामने हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बेटा फ्लडिंग होती है, और हमारे जो पंजाब, सिंध, स्पेशली बेटा बात कर लें पंजाब और सिंध, क्योंकि ये ज़ेर ज़मीन इलाके हैं बेटा, तो ये ज़्यादा होते हैं, मैदानी इलाके हैं, ये ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। बाकी आप बलूचिस्तान की तरफ बात कर लें बेटा, इस साइड पे माउंटेन्स वगैरह, ठीक है, होते हैं, और आप इसी तरीके से KPK की बात कर लें बेटा, उस साइड पे भी माउंटेन ज़्यादा हैं, तो मैदानी इलाके बेटा जितने भी हैं ना वो ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं इससे।
फर्दर केस स्टडी में अगर आप देखें 2010 की बेटा सैलाब जो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा इनफ थी बेटा, 22 जुलाई 2010 को आई बेटा, जिसमें KPK खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और बलूचिस्तान, मुझे शायद याद आ रहा है बेटा, इस टाइम हम विलेज में थे, ठीक है, DG खान विलेज में। तो बच्चों वहाँ पे 2010 या 2013 का सैलाब था जो मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो उसमें जो है ना ऐसा समझ लें कि रोड वगैरह सारे टूट जाते थे और हम जो है ना उसी एक किस्म का बेटा रैंप बन जाता था। फॉर एग्जांपल बेटा ये, अब ये यहाँ से रोड टूट गया तो पानी का जो बहाव है बेटा ये यहाँ से बहुत तेज़ होता था। तो हम इसी पानी में क्या करते थे, नहाते थे। छोटे बच्चे होते थे तकरीबन उस वक्त, मेरे ख्याल से एट्थ या 7th क्लास में थे। तो जो है ना मतलब ये मैं इस फ्लड से मतलब गुजर चुका हूँ, मैंने देखा है बेटा। तो ये बहुत ज़्यादा थी इसकी कंसंट्रेशन, और इतनी ज़्यादा मतलब तबाही हो जाती थी, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी बेटा चीज़ें टूट जाती हैं। और आपको पता है फिर एजुकेशन सिस्टम या दूसरी चीज़ें बेटा ये भी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, डिलेड हो जाती हैं। अब फर्दर इम्पैक्ट की बात कर लें बेटा, 1000 लोगों की डेथ हुई है और 100,000 जो लोग हैं बेटा वो डिस्प्लेस्ड हो गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। मेरे ख्याल से 2013 का जो सैलाब था बेटा वो भी बहुत स्ट्रिक्ट था, शदीद था। फ्लड कंट्रोल मैयर्स इन पाकिस्तान बेटा, अब गवर्नमेंट मैयर्स की बात कर लें तो फ्लड फॉरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम, ऑफ कोर्स बेटा आपको पता है सायरन वगैरह बजा दिए जाते हैं, या फिर जो ना लोगों को रेस्क्यू टीम पहले भेज दी जाती है उस एरिया में जहाँ पे फ्लडिंग का बेटा खतरा होता है, ठीक है। इसी तरीके से वेदर रेडार्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद हैं बेटा जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। शायद आप लोग बेटा सेम यूज़ करते हो, NDMA के बेटा आप लोगों को मैसेजेस आते रहते हैं कि पिंडी और रावलपिंडी में बारिशें शदीद होंगी तो एटसेट्रा, तो जो ना एहतियात कीजिए। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस बेटा आते रहते हैं। तो यही जो ना ऐसा समझ लें ये नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट बेटा सिस्टम है, ठीक है। तो जो क्या करती है कि फ्लड्स वगैरह इन तमाम खतरात से हमें आगाह करती है बेटा। अब कोऑर्डिनेशन की बात कर लें, ये प्रोविंशियल और इसी तरीके से फेडरल दोनों के कोऑपरेशन से मिलकर काम करती है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये फ्लड इम्बैंकमेंट का मतलब यही होता है कि एक किस्म के बेटा डैम्स बना देना। मतलब ये है, ये एरिया है, अब इसके दोनों साइड बेटा क्या है, ऊंचे हैं और यहाँ पे खुदाई कर दी जाती है, ठीक है, डग किया जाता है और इसमें जो वाटर है उसको स्टोर किया जाता है। एक किस्म के आप डैम की बात कर लें, ठीक है। एवोकेशन ऑफ रूट्स बेटा, इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये तमाम मतलब एक तो मतलब रास्ते सेपरेट किए जाते हैं, दूसरे रास्ते बनाए जाते हैं कि मुतबादिल रास्ता अख्तियार करें जैसे। अब इसी तरीके से बेटा इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए जाते हैं ताकि वो लोगों की जान और माल की बेटा हिफाजत करें, उन्हें एक सेफ जगह पे बेटा लें। अब वाटर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ की बात कर लें बेटा, ट्री प्लांटेशन बेटा, ठीक है, यूकलिप्टस ट्रीज़ को बेटा क्या किया जाए, प्लांट किया जाए अलॉन्ग द रिवर बैंक्स, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वाटर अपटेक करता है। फर्दर जो ना आप डैम्स और रिजर्वायर जो ना उनकी बात की जाए, ठीक है, जैसे कि आप रावल डैम की बात करें, अब ये किसको रिसोर्स करता है, कोरंग रिवर को बेटा रिसोर्स करता है। अब इसी तरीके से खानपुर डैम की बात कर लें बेटा, हारो रिवर को जो ना वो वाटर सप्लाई करता है। अब इसी तरीके से बेटा खुरमगढ़ी एक्चुअली बन्नू में बेटा एरिया है, ठीक है, बन्नू, ठीक है, एक छोटा सा पावर प्लांट है जो कि खुरम रिवर को बेटा वाटर सप्लाई करता है। अब इसी तरीके से बखर में जो डैम मौजूद है बेटा, हेडवर्क्स मौजूद हैं, अब वो रिवर सतलुज के ऊपर मौजूद है, वहाँ से मतलब वाटर को क्या करते हैं, आगे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इनंडेशन कैनाल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन ड्राई एरियाज, इनंडेशन का मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा बनाना। हैवी अमाउंट्स ऑफ कैनाल्स की आप बात कर लें जो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये नहर सिस्टम कह लें बेटा, कि जो नहरें निकलती हैं वो हर इलाके को क्या करती हैं, वाटर सप्लाई करती हैं, और स्पेशली ड्राई एरियाज़ को वाटर सप्लाई करती हैं बेटा, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा ड्रेजिंग ऑफ कैनाल्स ड्यूरिंग लो फ्लो विंटर सीजन, अब विंटर सीजन के दौरान आपको पता है बेटा जो वाटर है नहरों में बेटा पानी कम होता है, तो उस दौरान उनकी ऐसे समझ लें सफाई की बात कर लें, मतलब जो ज़मीन से जो मिट्टी वगैरह पड़ा होता है तो बेटा उसको निकाल लेना ड्रेजिंग कहलाता है। अब इसी तरीके से बेटा 1991 में मेरे ख्याल से इरसा ट्रीटी से हम कहते हैं इरसा, ठीक है, अब वो हुआ था। अब इसके मुताबिक बेटा इसको इंडस वाटर ट्रीटी अकॉर्ड भी कहते हैं, जिसका क्या काम था कि जो प्रोविंसेस है बेटा उनको क्या करना, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन देना। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा जो वाटर है वो जो ना फार्म पर्पस जो ना पंजाब ले ले या KPK ले ले या फिर कोई दूसरा जो प्रोविंसेस है बेटा वो ले ले। तो मतलब पाकिस्तान में जो नहरी सिस्टम है या डैम्स वगैरह वो प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं ताकि हर सूबे को बेटा प्रॉपरली जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो होती रहे। अब उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर लें बेटा, अब डेफिनेशन के हवाले से बात कर लें, नॉन फ्रंटल लार्ज स्केल साइक्लोन विद ऑर्गेनाइज्ड सर्कुलेशन। अब नॉन फ्रंटल का यहाँ पे मतलब ये है बेटा, ये जो आपको इनकी सेंटर दिखाई दे रही है इनकी कोई सेंटर खासी नहीं होती, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्कल नहीं होती, एक एवरेज सर्कल का कह लें जिसका जो प्रेशर होता है बेटा वो बहुत कम होता है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर बेटा सेंटर में होता है, ठीक है। और अब बेटा इनकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो दो एग्जांपल्स यहाँ पे है, एक है बेटा ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा सब ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है बेटा। अब ये मेरे ख्याल से सीज या होगा या साइक्लोन होगा बेटा, इस चीज़ को देख लीजिएगा कि नॉन फ्रंटल एक्चुअली जो साइक्लोन है बेटा उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रॉपिकल दूसरा सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है बेटा। अब इम्पैक्ट इन पाकिस्तान की बात कर लें बेटा,
फॉर्म इन एन अरेबियन सी में बेटा ये हुआ था। और ये एक्चुअली यहाँ पे एग्जांपल की आप बात कर लें, ये साइक्लोन शहीन 2023 में बेटा ये साइक्लोन अकर हुआ था। ऑनशोर मानसून हवाओं की वजह से बेटा क्या हुआ कि ये साइक्लोन क्रिएट हुआ। अब जिसकी बेस पे जो कोस्टल एरियाज से जैसे कराची के जो शहरी इलाके हैं बेटा, वहाँ पे क्या हुआ कि वाटर ज़्यादा होगी, ठीक है, और जिससे जो सिटीज़ हैं बेटा वो मुतासर हुई। अब इसी तरीके से बेटा ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान के अलावा जो ना ये ओमान भी बेटा इससे क्या हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि ओमान आपको पता है बलूचिस्तान वाली साइड से बेटा लगता है, तो वहाँ पे भी बेटा चले गया, ये जो साइक्लोन है वो मूव करके गई थी, ठीक है। कोस्टल फ्लोडिंग है विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल बेटा इसकी वजह से हुआ है। अब फर्दर मूव्ड अवे फ्रॉम सिंध कोस्ट एंड वीकन नियर बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान के आसपास जाके वो वीक हो गया, ठीक है। इसके जो असरात हैं बेटा वो ओमान में भी दिखे, क्योंकि जो बलूचिस्तान है बेटा उसके साथ तो सामने ओमान है, क्योंकि बलूचिस्तान का गवादर पोर्ट हमने ओमान से खरीदा था। अब मॉनिटरिंग की बात कर लें बेटा, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की मॉनिटरिंग के हवाले से बेटा एक ही वार्निंग सेंटर मौजूद है, दैट इज लोकेटेड इन कराची बेटा। अब उसके बाद फर्दर ड्राउट की बेटा बात कर लें। ड्राउट क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड ड्राई पीरियड ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर बेटा, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, बारिशों का कम होने की वजह से बेटा ज़मीनों का खुश्क हो जाना बेटा, ठीक है, ये ड्राउट कहलाता है। अब काजेज इसके पीछे क्या है बेटा, क्लाइमेट चेंज, हाई ओशन टेम्परेचर, जेट स्ट्रीम वेरिएशंस, मतलब जो कि मतलब जो टेम्परेचर है बेटा, या आप गर्म हवाओं की बात कर ले, वो ज़मीन की सरफेस से अराउंड अबाउट 7 माइल्स क्या करती हैं बेटा, ऊपर सर्कुलेट करती हैं, ठीक है। अब फर्दर पाकिस्तान वर्नरेबिलिटी की बात कर लें बेटा, सेमी एरिड क्लाइमेट बेटा, जैसे कि आपको पता है कि मानसून वगैरह ऐसे, सेमी एरिड का मतलब होता है कि हाफ जहाँ पे मतलब बारिशें होती हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती, तो ऐसे तो मतलब जो समर है बेटा उसमें मानसून बारिशें होती हैं। और अगर विंटर की बात कर लें तो बेटा वहाँ पे विंटर डिप्रेशन होता है, जैसे कि मैंने कहा था बेटा कि ये जो ऐसे क्लाउड्स वगैरह हैं वो इस मेडिटेरियन सी से उठ के बेटा इसी तरीके से ईरान इराक को क्रॉस करते 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 अल्टीमेटली कहाँ आके ड्रॉप हो जाती हैं, इंडिया और पाकिस्तान में बेटा ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। अब वही इसके पीछे और अनप्रेडिक्टेबल बेटा रेनफॉल पैटर्न्स हैं। अब लो रेनफॉल एरियाज़ की बात कर लें, जैसे कि आप मतलब लेस देन 250 मिलीमीटर आप कह लें बेटा, जैसे थल है, चुलिस्तान है, खारा है, इसी तरीके से थर नारा, ये जो सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के बेटा इलाके हैं, वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, जिसकी बेस पे बेटा वहाँ पे क्या हो जाता है, कहत या आप खुश्क साली कह सकते हैं, ड्राउट को बेटा उर्दू में कहते हैं खुश्क साली, ठीक है, खुश्क साली, ठीक है। चले उसके बाद फर्दर रोल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अगर आप यहाँ पे बात कर लें बेटा, वेदर फॉरकास्टिंग के हवाले से आप बात करें तो पाकिस्तान मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट पीडीएम बेटा, ठीक है, ये पीडीएम वो नहीं है, ठीक है, वो जो मुत्तहदा मूवमेंट बनी थी, ये पीडीएम एक्चुअली पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अब इसका क्या काम है बेटा, वेदर एंड क्लाइमेट डाटा जो ना ये प्रोवाइड करता है, वेदर चेंजेस या क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से बेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल मॉडल्स एंड ग्लोबल डाटा, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, न्यूमेरिकल चार्ट्स वगैरह इनको यूज़ करते हुए बेटा फोरकास्ट की जाती है। और रेडार सिस्टम का भी बेटा इस्तेमाल किया जाता है। सपोर्टिंग प्लानिंग एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मतलब एग्रीकल्चर के हवाले से, जैसे अक्सर जो ना आप ये जब आप विलेजेस एरियाज़ में जाएंगे ना, तो वो स्पेसिफिक जो ना कुछ मट्टी के या सीमेंट के बने होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि ये चीज़ काश्त करें, वो चीज़ काश्त करें, ये मौसम इस चीज़ के लिए अच्छा है, तो ये बेटा उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और फर्दर अगर कोई डिजास्टर आ रहा है तो बेटा उसके हवाले से भी क्या किया जाता है, लोगों को प्रिपेयर किया जाता है। फर्दर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंडक्ट्स हैजर्ड वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट बेटा, अब उन जगहों का तयन करती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो रिस्क है उनके चांसेस होते हैं, वहाँ पे जो है ना विजिट किया जाता है उन लोगों उन जगहों को बेटा, और वहाँ के लोगों को क्या किया जाता है कि सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है और वहाँ के लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इम्प्रूव्स द रिस्क रिडक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ताकि जो रिस्क है बेटा वो कम से कम हो और जो डिजास्टर्स हैं बेटा, ठीक है, उनसे क्या किया जा सके, उनको एक स्ट्रेटजी के तहत मैनेज किया जा सके। रोल ऑफ एनडीएमए, ठीक है, जैसे कि बेटा लास्ट टाइम मैं भी वही कह रहा था कि जो ना मोबाइल वगैरह में बारिशों के हवाले से जो ना मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स विद नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस विया एनईओसी, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन बेटा, उनके साथ मतलब ये मिलकर काम करती है। अब उसके बाद मोबिलाइज रिसोर्सेज को बेटा क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। पर्सोनल्स बेटा जो इनके मुलाजिम हैं बेटा, जो वर्कर हैं उनको ले जाते हैं। एंड एजेंसीज ड्यूरिंग द डिजास्टर, अब जैसे बेटा अभी देख लें, मेरे ख्याल से मरियम नवाज शरीफ की बेटा आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, ठीक है, जो मेरे ख्याल से कौन से इलाके में जो है ना वो विजिट करने गई थी, तो उसके साथ रेस्क्यू वगैरह या इस डिपार्टमेंट के बंदे बहुत सारे शामिल थे। डिवेलप्स एंड इन्फोर्स द नेशनल डिजास्टर पॉलिसीज एट फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल बेटा, कि जो डिजास्टर पॉलिसीज़ हैं कि कौन कौन से ऐसे खतरात हैं जिनसे बचा जाए, तो ये फेडरल लेवल पे भी, ठीक है, और इसी तरीके से बेटा जो सूबाई लेवल पे भी क्या किया जाता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है वो जनरेट की जाती है, लोगों को मतलब दी जाती है, और वहाँ पे जो बचने के जो
अब तरीके हैं, मेथड्स हैं बेटा, वो भी क्या किए जाते हैं, इन्फोर्स किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। प्रोवाइड्स द टेक्निकल असिस्टेंस टू प्रिवेंसेस फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। अब मतलब ये है कि बेटा जो सूबे हैं इस डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे, मतलब किसी भी डिजास्टर को कैसे मैनेज करें, उसके लिए जो है उनको टेक्निकल असिस्टेंट, मतलब जो टेक्निकल टूल्स की बात कर लें, या आप ऑनलाइन जो चार्ट्स वगैरह या जो स्पेसिफिक जो मतलब रेडार सिस्टम के जरिए जो इन्फॉर्मेशन गेन किया जाता है वो से अप्लाई किया जाता है, ताकि वो अपने उस रिस्पेक्टिव जो सिटीज़ हैं या रिस्पेक्टिव एरियाज़ में बेटा क्या करें, वहाँ पे ये प्लानिंग करें और उन एरियाज़ को बेटा बचाया जा सके। फर्दर प्रमोट्स एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी अवेयरनेस। और ऑफ कोर्स बेटा इस डिजास्टर से रेलिवेंट एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करना है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, फ्लडिंग में आपको कैसे रहना है, और क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैरना नहीं जानते, या कम्युनिटी अवेयरनेस देनी है कि जो है ना वो फ्लडिंग वगैरह इन चीज़ों से पहले जो है ना वो प्रिपेयर्ड है, ठीक है, ताकि अपनी चीज़ें संभाल के रखें। फर्दर जो है ना गोल की आप बात कर लें, बिल्ड कम्युनिटी रिजिलियंस एंड रिड्यूस द फ्यूचर रिस्क। मतलब देखिए ऐसी कम्युनिटी बेटा अगर कोई अफेक्टेड हो गई है तो वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, ठीक है, और फ्यूचर में अगर कोई रिस्क होता है तो बेटा उससे भी मतलब कोशिश किया जाए कि वो कम हो बेटा, ज़्यादा ना हो। इंश्योर द सस्टेनेबल प्रोफेशनल डिजास्टर रिस्पांस कैपेसिटी। अब इसके पास बेटा ये सलीहत है कि वो जो ना प्रोफेशनली या आप सस्टेनेबल एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, और लोगों को जो ना फिल वक्त और फौरी तौर पर बेटा क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। फर्दर ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है बेटा, इसके 4 फेजेस होते हैं बेटा। मेडिटेशन है, मेटिगेशन सॉरी, डिजास्टर है, उसके बाद जो ना रिस्पॉन्स है, और क्या रिकवरी है, एंड उसके बाद क्या प्रिपेयरनेस, ठीक है। ये डिजास्टर मेरे ख्याल से बेटा एम है, बाकी इसके 4 जो ना ये फेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये अब मेटिगेशन का क्या मतलब होता है कि अच्छा भाई पहली बात तो ये कि रिस्क को होने मत दो, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि रिस्क को होने मत दो, अगर हो रहा है कोई करंटली हो रहा है तो उसके रिस्क को बेटा कम करो, रिड्यूस एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर रिस्क, ठीक है, कि फ्यूचर रिस्क जो हो रहा है या तो कोशिश करो उसे होने ना दो, अगर हो रहा है तो उसको उसकी जो कैपेसिटी है बेटा उसको थोड़ा कम करो। प्रिपेयर्डनेस का मतलब डिजास्टर तो बेटा आते रहते हैं, लेकिन आपको जो नेसेसरी प्लानिंग है वो करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, अर्ली वार्निंग्स देनी चाहिए ताकि लोग पहले से रेडी हो जाए। रिस्पॉन्स बेटा अगर कोई डिजास्टर बेटा आ गई है, जैसे फ्लडिंग आ गई है, तो उसमें आपका क्या काम है, तो वो रेस्क्यू होगा, रिलीफ होगा, इमरजेंसी एक्शंस वगैरह, इसी तरीके से फंड्स वगैरह, मेडिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अच्छा अब उसके बाद ये तमाम चीज़ें हो गई तो 4 क्या बेटा रिकवरी है, कि जल्द अज जल्द जो इलाका मतलब इफेक्ट हुआ था उसको जल्द अज जल्द क्या किया जाए, उसको रिकवर किया जाए, ठीक है। रिहेबिलिटेशन का मतलब यही होता है जो इफेक्टेड एरियाज हैं उनको बेटा क्या किया जाए, जल्द अज जल्द रिकवर किया जाए। रीबिल्डिंग एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट बेटा उन इलाकों को जो ना लॉन्ग टर्म के लिए मतलब काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि इफेक्टेड एरियाज हैं बेटा उनके जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, मतलब या फ्लड के जरिए बह चुके होते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करना है। और जैसे कि बेटा उनके घर वगैरह जो तबाह हो चुके होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, रीबिल्ड किया जाता है। और उसके बाद नेटवर्क्स के हवाले से बेटा बात कर लें, एक मेटिगेशन नेटवर्क है जो इस रिस्क की रिडक्शन के लिए काम करता है, दूसरा जो ना डिजास्टर रिलीफ नेटवर्क है जो इमरजेंसी सपोर्ट बेटा प्रोवाइड करता है। मुझे ये बताएं, ये पीछे कुछ पूछना तो नहीं है बच्चे? आवाज़ आ रही है मेरी? मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ, आप लोग सो जाएं या कुछ हो जाए तो मुझे जल्दी बताएं। सर आवाज भी आ रही है और क्लियर भी है। ईजी है मेरे ख्याल से, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको जस्ट टॉपिक का नाम तैयार होना चाहिए, बाकी ओके है। जी सर इजी है सारा। हाँ उसके बाद फर्दर बेटा फ्रेश वाटर एंड ओशन वाटर पोल्यूशन है। आपको पता है बेटा ओशन यानी साल्ट वाटर की अगर बात करें वो 97.5 है, ठीक है। ये डिफरेंट है चार्ट्स वगैरह के, अगर देख लें कोई पुराने है कोई न्यू है तो इसमें थोड़ा चेंजेस हो सकती हैं बच्चे। तो अब ये आपकी बुक के मुताबिक बेटा 97.5 है, और फ्रेश वाटर की बात की जाए तो वो 2.7 है, ठीक है। अब इसमें जो 69% है बेटा वो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स की फॉर्म भी क्या स्टोर्ड है। तो जो आप अगर बात कर लें राउंड अबाउट 1% जो वाटर है बेटा वो क्या है, एक्सेसिबल है, जो फ्रेश वाटर जिसे हम कह सकते हैं, और वो पीने के काबिल है। अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, पानी के मतलब इसको बचाने के लिए क्या इसकी अहमियत क्या है। इंश्योर्स द क्लीन वाटर सप्लाई फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आने वाले नस्लों के लिए बेटा एक साफ पानी की सप्लाई होगी। रिड्यूसेस द पोल्यूशन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन बेटा, और आपको पता है वाटर पोल्यूशन या इन चीज़ों से आपका इकोसिस्टम भी कम इम्पैक्ट होगा, और जो ह्यूमन है बेटा ह्यूमन लाइफ की बात कर लें वो भी क्या होगी, कम इम्पैक्ट होगी बेटा। फर्दर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ये वही चीज़ है बेटा। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट जो है ना वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन का मतलब ये होता है कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेस्ट वगैरह की वजह से बेटा जो वाटर है बेटा वाटर बॉडीज है उनका कंटामिनेट हो जाना। अब डिग्रेड द वाटर क्वालिटी, अब इसकी बेस पे जो वाटर की क्वालिटी है बेटा वो कम हो जाती है। हार्मफुल जो इकोसिस्टम है उसमें हार्मफुल चीज़ें मतलब क्वालिटी वाटर की हो जाती है जो हमारे इकोसिस्टम को या इक्वेटिक लाइफ को क्या करती है बेटा, नुकसान पहुंचाती है। इक्वेटिक लाइफ के अलावा बेटा ह्यूमन हेल्थ को भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। अब बेटा जो फिशेज, आप फिशेज की बात कर लें जो वाटर पोल्यूशन से इम्पैक्टेड है, ऐसे फिशेज को अगर ह्यूमन ईट कर रहे हैं तो उनको भी बीमारियां हो सकती हैं बेटा। फर्दर मेजर रिसोर्सेज की बात कर लें, वाटर पोल्यूशन किन किन वजह से होता है बेटा, म्यूनसिपल वेस्ट की वजह से होता है जो अनट्रीटेड बेटा सीवेज होता है। अब इसी तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर लें जो केमिकल्स, हैवी मेटल्स, पावर जनरेशन डिस्चार्ज, ये जो मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी बेटा वाटर पोल्यूट हो सकता है।
अब एग्रीकल्चर वेस्ट जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, न्यूट्रिएंट्स बेटा रन ऑफ हो जाती हैं, जिसकी बेस पे मेरे ख्याल से एल्गल ब्लूम हो जाती है बेटा, तो यूट्रोफिकेशन हो जाती है बेटा, तो वो भी क्या है कि एक किस्म की वाटर ब्लूम, सॉरी, ठीक है, वो भी क्या करती है बेटा, वाटर पोल्यूशन काज करती है। अब उसके अलावा सॉलिड वेस्ट वगैरह की बात कर ले, प्लास्टिक, गिलास, लीटर डैम्प्ड इन वाटर बॉडीज, तो ये भी क्या काज करती हैं बेटा, वाटर पोल्यूशन काज करती हैं। अगर ग्लोबल इंपैक्ट की बात की जाए बेटा, 2 बिलियन टन ऑफ जो ह्यूमन वेस्ट है वो एनुअली डिस्चार्ज होता है। ऑफकोर्स बेटा ये भी क्या है कि इकोसिस्टम पे पोल्यूशन क्रिएट करता है। फर्दर जो ना आप बात कर ले सोल्यूशन टू वाटर पोल्यूशन, तो पहली बात तो बेटा ये है कि गवर्नमेंट तो एक्शन लेता ही लेता है, लेकिन जो कम्युनिटी है बेटा उसको भी एक्शन लेना चाहिए, ताकि वही बात है बेटा, आवाम अगर कुछ नहीं करेगी तो गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। तो इंसान अपने इंडिविजुअल लेवल पे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे आसपास अगर कोई कचरा वगैरह पड़ा है, कोई रैपर ऐसे पड़ा है, तो उसको जो उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो एक तो फर्स्ट तो क्या है बेटा कि ट्रीट सेवेज बिफोर द जो ना डिस्चार्ज, ठीक है, अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल केमिकल्स है, तो डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, उसमें से हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव कर लेना चाहिए। फर्दर प्रमोट द बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, ऐसे डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जाए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको ईट कर सके, उनको ब्रेक डाउन कर सकें, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात हो रही है कि वो उन्हें डिग्रेड कर सके। उसके बाद फर्दर इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए, जिनका हमारी अर्थ पे, ज़मीन पे, फार्म्स वगैरह पे कोई इंपैक्ट ना हो। इन्फोर्स द प्रॉपर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट को प्रॉपरली बेटा मैनेज करना चाहिए। और उसके बाद इंकरेज द रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। ऑफ कोर्स बेटा आजकल आपको पता है बहुत सारी चीज़ें रिसाइकिल की जा रही हैं। मुझे याद है, आई डोंट नो बेटा, कि लाहौर में मेरे ख्याल से हो रहा था कि एक जो वाटर बॉटल है उसकी मेरे ख्याल से 50 रुपये दे रहे थे, पता नहीं 500 रुपये दे रहे थे, आई डोंट नो कितना था। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लाहौर को ऐसे समझना क्लीन करने के लिए ये मरीम नवाज़ ने ये स्टेप लिया था कि एक बोतल पानी का ले आओ, इतना आपको पैसे मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, और अल्टीमेटली बेटा क्या हुआ, बोतल वगैरह हमारी सोसाइटी से, ये लाहौर से बेटा रिमूव हो गए थे। अवॉइड लिटरिंग द वाटर बॉडीज़ को बेटा गंदा करने से जो ना बेहतर है बचाया जाए। डिस्पोज ऑफ हाउस फूड एंड केमिकल्स, जो ना केमिकल हाउस होल्ड केमिकल्स हैं, तो उनका जो डिस्पोज है वो सेफली किया जाए। अब इसी तरीके से यूज़ ऑफ ट्रैश कैंस एंड पब्लिक एरियाज, बीच एंड पार्क वगैरह पे, मतलब वही ट्रैश या बिन रखे जाएँ जिसकी बेस पे जो ना कचरा वगैरह ना फैलाया जाए और इन्वायरमेंट को बेटा क्लीन रखा जाए। और गोल क्या है, प्रोटेक्ट द इक्वेटिक सिस्टम, मतलब इक्वेटिक सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करें और इंश्योर द सेफ वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ताकि फ्यूचर जो जनरेशन है वो भी क्या रहे, इससे सेफ रहे। मेरे